डेप्थ में स्टडी करते हैं रिगार्डिंग इंक्वायरी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम टू गेट अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हम तब तक उसकी इंक्वायरी करते रहते हैं जब तक उसका सॉल्यूशन हम अप्रोप्रिएट नहीं ले सकते, तब तक हम उससे रिलेटेड अपनी एक सिस्टमेटिक क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। सिस्टमेटिक है, क्रिटिकल है, और यहाँ पर एक साइंटिफिक हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए। किस चीज़ के रिगार्डिंग? डेटा कलेक्शन के लिए, क्योंकि जो भी बात आप अपनी रिसर्च में बोलते हो वो आपका क्या होना चाहिए, उसका एक साइंटिफिक रीज़न होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, साइक्लिकल होना चाहिए, प्लस जो भी हमारी रिसर्च है वो क्या होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, तो रिसर्च में जो भी पर्सन रिसर्च कर रहा है वो समथिंग न्यू वो फाइंड आउट करना चाहता है। रिसर्च इज समथिंग न्यू, नॉट अबाउट कट कॉपी पेस्ट, कि आपने किसी और पर्सन की रिसर्च को उठाया और उसको उठा के आपने अपनी रिसर्च में बता दिया। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी का डेटा नहीं ले सकते, आप डेटा ले सकते हो लेकिन प्रॉपर साइटेशन के साथ में। आप उसको प्रॉपर क्रेडिट दीजिए, आप बताइए कि ये डेटा हमने यहां से लिया है। आपको जगह जगह पे रेफरेंस देने पड़ेंगे, आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप रिसर्च लेते हो तो उसमें लास्ट में आपको रेफरेंसिंग देनी पड़ती है। तो आपको बताना पड़ता है कि ये जो हमने डेटा उठाया है वो कहाँ से लिया है, जो भी हमारे पास डेटा है, जो फैक्ट है, जो फिगर है, वो हमने कहाँ से लिया। क्योंकि अपने सॉल्यूशन के फेवर में आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा डेटा उठाना पड़ेगा ना, कुछ तो चीजें आपको बतानी पड़ेगी। कई बार हमारी रिसर्च ऐसी होती है जहां पर प्राइमरी डेटा अवेलेबल नहीं होता है, तो हमें सिर्फ सेकेंडरी डेटा से ही यूज करना पड़ता है। तो ऐसा बेटर होगा कि भाई आप उस रिसर्च के बारे में बताइए कि ये जो रिसर्च में हमने जो डेटा लिया वो कहां से लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से हम कहां पर जाना चाहते हैं, डेटा कलेक्शन पे। डेटा कलेक्शन के बाद हम लोग जो उसको एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करने के बाद उसका हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेंगे। अब यहां पर हमारी अलग अलग तरीके की रिसर्च होती है, वो डिपेंड करता है रिसर्चर के ऊपर कि वो किस टाइप की रिसर्च करना चाहता है। लेकिन मोर और लेस जितने भी हमारी टाइप की रिसर्च होती है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ज्यादातर रिसर्च के सेम रहते हैं कि आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर करो, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के बाद आप क्या करोगे, अपने हाइपोथेसिस फ्रेम करोगे। हाइपोथेसिस फ्रेम करने के बाद आप जो है ये बताओगे कि हमारे पास जो है रिसर्च डिजाइन आप सेट करोगे, सैम्पलिंग डिजाइन आप सेट करोगे, डेटा कलेक्शन करोगे, डेटा कलेक्शन करने के बाद डेटा को एनालिसिस करोगे, एंड डेटा एनालिसिस करने के बाद आप क्या करोगे, डेटा को इंटरप्रेट करोगे, और इंटरप्रेट करने के बाद आप क्या करोगे, जो भी हमने हाइपोथेसिस बनाए थे उनकी टेस्टिंग करना, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के बाद लास्ट में जाके आप क्या करोगे, उसको कंक्लूजन बताते हो, जहां पर हम ये बताते हैं कि भाई जो भी हमारे पास डेटा है उसका कंक्लूजन क्या है, उसकी फाइंडिंग एंड सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि रिसर्च में जब तक आप अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करोगे, जब तक आप उसको सही या गलत नहीं बताओगे या कोई कंक्लूजन नहीं दोगे, तब तक आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो रिसर्च हमारी सही है, गलत है, या हमारा कंक्लूजन क्या है। तो अपनी रिसर्च में बेसिक कॉन्सेप्ट हमें यही यूज करने पड़ेंगे, और हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, डेटा कलेक्शन क्या है, एनालिसिस क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और उसके बाद आफ्टर दैट वी कम टू अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये सारा सॉल्यूशन होने के बाद हम एक आपका लास्ट में हम बनाते हैं आपको, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस की, जो हमारी जो रिसर्च होती है, रिसर्च की थीसिस हम लोग जो यहां पर तैयार करेंगे। थीसिस क्या होते हैं बेटा, थीसिस क्या होते हैं, जो भी हमने रिसर्च बनाई है, रिसर्च की पूरी एक समरी तैयार करना, एक रिपोर्ट तैयार करना, रिसर्च रिपोर्ट को ही हम थीसिस कह सकते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि आपकी जो पर्टिकुलर रिसर्च होती है उसको थीसिस ही आगे पब्लिश होती है, और थीसिस ही उसको आगे पढ़ी जाती है, क्योंकि पूरी आपने पूरी रिसर्च में क्या किया था उसका एक पूरी समरी, एक रिपोर्ट आप बना के तैयार करते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, थीसिस बोलते हैं। और थीसिस में आपको जो है अपना डिफेंड देना पड़ता है, अपना बताना पड़ता है कि भाई ये जो थीसिस है वो हमने कैसे प्रिपेयर करी है। हमने मान लो आपको थीसिस दी, प्रेजेंटेशन करी, आपकी जो क्वेश्चनिंग है आप क्वेश्चनिंग करोगे, फिर हम उसको डिफेंड करेंगे, और डिफेंड करने के बाद फिर आपका जो है वो आपका कंप्लीट ये चीजें मानी जाती हैं। लेकिन इसके बीच में कई सारी चीजें ऐसी हैं, कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जहां पर हमें थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में हमें थोड़ी सी नॉलेज करने की जरूरत होती है। जैसे हमारे टाइप्स ऑफ रिसर्च है,
ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसर्च में अलग अलग तरीके की हमारी रिसर्च होती है। कहीं पर हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, कहीं पर हमारी एनालिटिकल रिसर्च होती है, और कहीं पर हम डिटेल में स्टडी करते हैं, कहीं पर हम रीजन जानना चाहते हैं, कहीं पर हम सिर्फ बेसिक आइडिया लेना चाहते हैं, कहीं पर हमें टॉपिक के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उन टॉपिक के बारे में सिर्फ उस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कहीं पर हम एक्सप्लेनेटरी मतलब जो है जानना चाहते हैं। तो हमारी अलग अलग तरीके की रिसर्च हो सकती है। हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च हो सकती है, हमारी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास और भी कई तरीके की रिसर्च होती है, जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, हमारी स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, और इसमें हम अलग अलग तरीके का डेटा यूज करेंगे। कुछ में हम प्राइमरी डेटा यूज करेंगे, कुछ में हम सेकेंडरी डेटा यूज करेंगे। प्राइमरी डेटा वाली रिसर्च अलग है, सेकेंडरी डेटा वाली रिसर्च अलग है। तो जब भी हम अपनी रिसर्च करते हैं तो ये सब चीजें पहले से ही क्लियर कर दी जाती है। एंड इसके साथ साथ रिसर्च की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट भी होती हैं जो हमें यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या? एक तो देखो, जो भी हम टॉपिक ले रहे हैं उससे रिलेटेड आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कई सारे रिसर्च पेपर वगैरह इन सब चीजों को स्टडी करनी पड़ेंगी। सो दैट्स व्हाई वी कैन गेट अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंफॉर्मेशन whatever the person before study what they said। ठीक है, इससे पहले जिन लोगों ने स्टडी करी थी उन्होंने क्या बताया, उनको क्या प्रॉब्लम मतलब जो फेस करनी पड़ी, इन सब चीजों को जो हम स्टडी करते हैं तो ये सब चीजें हमें स्टडी करनी पड़ती हैं। तो हम जब भी रिसर्च करते हैं तो इन सब चीजों को हमें यहां पर देखना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ अलग अलग है। एक्स पोस्ट फैक्टो जो है वो भी अलग है। डिस्क्रिप्टिव, एक्स पोस्ट फैक्टो, देखो डिस्क्रिप्टिव मतलब आपका, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि जो हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च की अगर मैं बात करूं, कोई इवेंट हमारा ऑलरेडी हो चुका है, उसको मैं स्टडी कर रहा हूं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब आप ऐसा कर देना कि मतलब हिस्टोरिकल में ही डिस्क्रिप्टिव को ऐड कर देना। ठीक है, तो वो हमारा हिस्टोरिकल हो जाएगी। जब मैं एक्स पोस्ट फैक्टो के बारे में बात करता हूं, कोई इवेंट हमारा हो चुका है, अब मैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहता हूं कि ये जो घटना हुई ये क्यों हुई, इसके घटना के पीछे रीजन क्या था, उसको मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ठीक है, इवेंट तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन इवेंट के बाद अकरिंग होने के बाद जब मैं किसी चीज के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहता हूं, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूं, दैट इज योर एक्स पोस्ट फैक्टो। हिस्टोरिकल में बेसिकली हम इवेंट को ओनली डिस्क्राइब करते हैं, वहां पर हम खाली चीजों को देखते हैं कि भाई क्या घटना हमारी मतलब जो है घटित हुई है। लेकिन यहां पर एक्स पोस्ट फैक्टो में तो हम, हमारा पर्पस ये होता है कि हम कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप हम जो है फाइंड आउट करते हैं। हाँ, किसमें? हाँ, वो भी तो हिस्टोरिक, आप ऐसा कह सकते हो ना कि हिस्टोरिकल का एक एक्सटेंडेड वर्जन है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो। एग्जाम्पल आप ऐसे कर सकते हो कि मतलब हमने कोई घटना देखी और मतलब कोई घटना ऑलरेडी हो चुकी है, उसको मैं चीजों को डिस्क्राइब कर रहा हूं, उसको मैं स्टडी करना चाहता हूं, तो उसको हम बोलेंगे हिस्टोरिकल रिसर्च। लेकिन जब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, अगर ऐसा हुआ तो उसके पीछे क्या घटना हुई, जब मैं चीजों को डिस्क्राइब कर रहा हूं ओनली मैं डिस्क्रिप्टिव, जैसे मैंने क्या हुआ कि अब होता क्या है कि जैसे मैंने एविडेंस देखे और एविडेंस देखने के बाद मैंने उसको क्या कर दिया, रिसर्च कर ली, दैट इज योर हिस्टोरिकल रिसर्च। अब मैं उसके जड़ में चला जाता हूं और उसमें मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई इसके पीछे मतलब हमारे कॉज एंड इफेक्ट क्या है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। जब कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात करता हूं, दैट इज योर एक्स पोस्ट फैक्टो। ठीक है, तो ये चीज हमारी इसमें आ जाती है। चलिए, अब यहां पर हम लोग जो है आज के डेट में हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले, एक तो मैंने आपको बताया था कि हम जो भी डेटा कलेक्शन करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। एक तो हम पॉपुलेशन पे कर सकते हैं और एक हम क्या कर सकते हैं, सैंपल पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम पूरी एंटायर पॉपुलेशन पे डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं सेंसस। उसको हम क्या बोलेंगे, सेंसस। जब पॉपुलेशन मेरी इस तरीके की है, मैं पूरी पॉपुलेशन पे डेटा कलेक्ट कर रहा हूं तो उसको मैं बोलता हूं सेंसस। लेकिन जब मेरी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी है, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, एंटायर पॉपुलेशन पे सर्वे कंडक्ट ना करके मैं एक स्मॉल सैंपल पे या छोटे सैंपल पे मैं क्या करता हूं, अपना डेटा कलेक्शन करता हूं। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलता हूं सैंपल। ठीक है, जब भी आप अपनी रिसर्च लेते हो तो रिसर्च में एक एप्रोप्रिएट सैंपल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस सैंपल के बेसिस पे ही आप अपनी एंटायर पॉपुलेशन का रिजल्ट बताने वाले हो। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है। जब हम पूरी एंटायर पॉपुलेशन पे सर्वे कंडक्ट ना करके हम एक छोटे पोर्शन पर क्या कर रहे हैं, सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपलिंग।
अब ये सैंपलिंग कैसे डिसाइड करेंगे, सैंपलिंग मतलब जो कैसे आप डिसाइड करोगे, उसका क्या मेथड हो सकता है, कैसे आप उसको एप्रोप्रिएट तरीका है, उसमें अलग अलग तरीके होते हैं हमारे, जिसमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ आया कि भाई हम जो सैंपल है वो क्यों सिलेक्ट करते हैं। सैंपल सिलेक्ट करने के पीछे रीजन ये होता है कि जब एंटायर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी है और रिसर्चर पूरी एंटायर पॉपुलेशन पे सर्वे कंडक्ट नहीं कर सकता है, जस्ट ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट। ठीक है, हो सकता है कि टाइम का कंस्ट्रेंट है, रिसोर्सेज के कंस्ट्रेंट है, और हमारे पास जो है और भी कई सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसके बेसिस पे हम एंटायर पॉपुलेशन पे डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या कर जाते हैं, सैंपल पे ही आ जाते हैं, उस सैंपल के बेसिस पे ही फिर हम अपनी पूरी उसका कंक्लूजन देने वाले हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। कई बार ये पूछ, अच्छा ये जो मैंने आपको बताया था कि सैंपलिंग की भी डिजाइन तक तैयार करी जाती है। सैंपलिंग डिजाइन तैयार करने का मतलब ये होता है कि सैंपलिंग कहां से लोगे, कितनी लोगे, और कैसे मेथड से आप जो है सिलेक्ट करके सैंपल को सिलेक्ट करने वाले हो। तो ये दो तीन चीजें हम लोग जब सिलेक्ट करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं सैंपलिंग फ्रेम या सैंपलिंग स्ट्रक्चर तैयार करना। ठीक है, और ये सैंपलिंग स्ट्रक्चर जितना सही रहेगा उतना ही ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आपने मतलब ऐसे ही सैंपल जो सिलेक्ट कर लिया, अब जैसे मान लो भाई फॉर एग्जांपल मेरी 500 बच्चों की पॉपुलेशन, जैसे मान लो आप सब मेरी पॉपुलेशन हो, मैं सबसे डेटा कलेक्ट कर रहा हूं तो ये मेरा सेंसस हो गया। अब मान लो मेरा 500 बच्चों से मतलब जो है सैंपल सिलेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, कुछ लोगों से मैं सैंपल सिलेक्ट कर लेता हूं और ये मान लेता हूं ये जो बच्चे बोलेंगे वही मेरी एंटायर पॉपुलेशन का रिजल्ट रहने वाला है। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, सैंपल अपना सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ जब भी आप रिसर्च करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा सैंपल साइज कितना है, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है कि आपने कितनी सैंपल साइज पे अपना डेटा कलेक्शन किया है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि मैं 100, 150, 200 लोगों पे अपना रिसर्च कंडक्ट कर लूंगा, क्योंकि 100, 150, 200 लोगों पे रिसर्च कंडक्ट करना मतलब सब लोगों से सर्वे कंडक्ट करना, उससे फिर अपना जो है डेटा एनालिसिस करना, डेटा को इकट्ठा करना, उसको फिर मतलब जो है उसको एनालिसिस करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो इसलिए भले ही चाहे आप 50 लोगों पे सर्वे कंडक्ट करो, लेकिन इन डेप्थ में स्टडी करो, ताकि हम उसके बारे में छोटी पॉपुलेशन से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकें और उसके बेसिस पे हम सही रिजल्ट एक्युमुलेट कर सकें। ठीक है, चलिए आप इसमें थोड़ी सी चीजें लिख लीजिए। तो आप इसमें लिख लो सैंपलिंग इज द प्रोसेस। सबसे पहले आप लिखो सैंपलिंग ठीक है, क्या होता है, सैंपलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग सबसेट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम पॉपुलेशन। तो हमेशा जो सैंपल है वो कहां से सिलेक्ट किया जाता है बेटा, पॉपुलेशन में से ही सिलेक्ट किया जाता है। अब ये क्योंकि एक प्रोसेस है, मतलब एंटायर पॉपुलेशन में से ये जो सैंपल मैं सिलेक्ट करूंगा, ये सैंपल कैसे कलेक्ट करूंगा, इसका जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सैंपलिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सैंपलिंग, ताकि हम अपना जो रिजल्ट है वो सही तरीके से एस्टिमेट कर सकें। ठीक है, पॉपुलेशन में लिख लेना, पॉपुलेशन इज अ एंटायर ग्रुप ऑफ स्टडी। पॉपुलेशन क्या होता है, एंटायर ग्रुप ऑफ स्टडी होता है। और सैंपल क्या होता है, इट इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। सबसेट मतलब उसका एक छोटा सा टुकड़ा होता है, जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, पूरे उस पे सिलेक्ट करने वाले। मान लो मेरे पास एक बॉटल है और उस बॉटल में एक लिक्विड है, उस लिक्विड पे क्या करना है, मुझे एक टेस्टिंग करनी है, मुझे ये बताना है कि ये जो लिक्विड है वो किस तरीके का है। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं उसमें से छोटा सा मतलब जो है एक पोर्शन ले लेता हूं और उसको मैं क्या कर देता हूं, टेस्टिंग कर लेता हूं। जैसे बेटा हम लोग ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो पूरी बॉडी का ब्लड थोड़ी निकाला जाता है, उसमें से क्या कर जाता है, छोटा सा मतलब जो है ब्लड आपका निकाला जाएगा थोड़ा सा, और उस ब्लड पे ही क्या कर दिए जाएंगे, अलग अलग टेस्ट कर दिए जाएंगे। फिर उससे ही हम ये बता देते हैं कि हमारा ब्लड में क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, ऐसे ही हम यहां पर एक छोटी सी पॉपुलेशन पे अपना एक डेटा कंडक्ट करते हैं
और उस डेटा कंडक्ट करने के बाद हम ये कहते हैं कि इसका जो रिजल्ट होगा वही हमारा क्या होगा, एंटायर पॉपुलेशन का रिजल्ट हो, क्योंकि ब्लड टेस्ट का जो रिजल्ट होता है वही हम मानते हैं कि एंटायर बॉडी में हमारा वही रिजल्ट रहने वाला है। अब ऐसा थोड़ी है कि अब आप बोलो आपने तो हाथ में से निकाला था, अब पैर में से निकालते तो हो सकता है अलग रिजल्ट रहता, ऐसा थोड़ी होता है। यहां पर आपके पास जो भी रिजल्ट रहेगा हम ये मानते हैं उस ब्लड के जो सैंपल से जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा एंटायर बॉडी का भी रिजल्ट रहने वाला है। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है। चलिए इसमें एक चीज और लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सैंपल। आप गुड सैंपल किसको बोलोगे? पहली चीज ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, मतलब हमारा जो सैंपल है वो क्या होना चाहिए, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए। मतलब ऐसा सैंपल सिलेक्ट करो जो एंटायर पॉपुलेशन को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। नेक्स्ट एडिक्वेट साइज, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, एडिक्वेट साइज। एडिक्वेट साइज मतलब उचित संख्या में होना चाहिए, साइज साइज। ठीक है, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने 3 बच्चों से पूछा कि आप हमारी सर्विस से कितना सेटिस्फाई हैं, और तीनों बच्चों ने बोला कि हम बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हैं। क्या मैं मान लूं कि भाई सारे बच्चे का मानना यही है? नहीं। ठीक है, तो ऐसा मतलब आपका जो सैंपल साइज है वो क्या होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप ये कह सको कि हमारे एंटायर पॉपुलेशन का जो रिजल्ट है वो भी वही रहने वाला है। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक नेक्स्ट चीज आती है इसमें, फ्री फ्रॉम बायसनेस। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि यहां पर फ्री फ्रॉम बायसनेस होनी चाहिए। अब यहां पर बायसनेस क्या है, पार्शियलिटी। पार्शियलिटी मतलब है पर्सनल इंटरेस्ट आप उसको कह सकते हो, या आप उसको मैनिपुलेशन हम उसको कह सकते हैं, या आप बायसनेस मतलब पार्शियलिटी आप उसको कह सकते हो। मान लो मैंने 20 लोगों का सैंपल सिलेक्ट किया, लेकिन 20 में से मैंने सिर्फ 5 ही लोगों से डेटा कलेक्ट किया और बाकी का डेटा मैंने खुद भर लिया। या मैंने क्या करा, मैंने इनको बोला कि एक काम करो, 5 बच्चों को मैंने सिलेक्ट किया और बोला कि एक काम करो आप ही भर दो, ये आपका कोई फ्रेंड वगैरह हो जिसको आप जानते हो, या फिर ऐसा मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास का क्लास टीचर हूं, मुझे इन्होंने बोला कि सर 50 बच्चों का आपको सर्वे कंडक्ट करना है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक मॉनिटर को पकड़ा और उसको बोला कि बेटा ऐसा है, इससे अपनी पूरी क्लास को क्या कर देना, भरवा लेना। तो सैंपल तो मैंने कलेक्ट किया है, लेकिन यहां पर मेरी बायसनेस है। बायसनेस थोड़ी सी ये है कि मुझे अलग अलग लोगों से जो वो डेटा कलेक्ट करना था, और लेकिन वहां पे मैंने नहीं किया। या मेरा जो नियर एंड डियर क्लोज फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको बोला कि ये वाला फॉर्म भर दो, चाहे वो उससे रिलेटेड थे चाहे वो उससे रिलेटेड नहीं थे। आधा अधूरा उन्होंने समझा, आधा अधूरा फॉर्म भरा, और आधी अधूरी हमने क्या कर दिया, वहां से अपनी सैंपल का जो रिजल्ट है वो कलेक्ट कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मान लो मुझे बोला कि सर आप एक काम करो, एक मॉल का सर्वे करो। अब आप इसको ऐसे समझो कि मुझे बोला कि सर आप एक काम करो, एक मॉल में जाके सर्वे करो और वहां पे जाके आप ये पता करो कि वहां पे पैटर्न ऑफ शॉपिंग क्या है, मतलब किस तरीके से लोग जो वहां पे शॉपिंग मतलब कर रहे हैं। भाई दिन में ज्यादा आते हैं, रात में ज्यादा आते हैं, मेल ज्यादा हैं, फीमेल ज्यादा हैं, वीकडेज पे ज्यादा आते हैं, वीकेंड पे ज्यादा आते हैं। अब मैंने बोला ठीक है, मेरे घर के पास में एक मॉल था, मैं वहां पे सुबह सुबह 8 बजे पहुंच गया, और वहां पे मैंने देखा तो मैं जब जब गया तब तब मॉल बंद था, क्योंकि 8 बजे तो मॉल खुलता ही नहीं है। अब मैंने अपनी रिसर्च में ये लिख दिया कि मॉल तो बंद है, जबकि ऐसा तो हुआ ही नहीं था, क्योंकि मॉल तो खुलता ही 11 बजे। या मेरे आसपास में जो चीजें, जब मुझे टाइम लगा तब मैंने जाके उसको सर्वे किया। मान लो मेरे पास वीकेंड में टाइम था, मैं वीकेंड पे गया, वीकेंड में वहां पर बहुत सारी शॉपिंग होती थी, क्योंकि वीकेंड में ज्यादातर लोग फ्री होते हैं तो सोचते हुए शॉपिंग कर लें। अब मैं वीकेंड में गया, वीकडेज में अगर मैं जाता तो हो सकता है कि मेरा पैटर्न जो स्टडी था वो आपका अलग रहता, लेकिन मैं वीकेंड पे ही गया था तो वहां पर मेरी बायसनेस हो गई। तो ऐसा हो सकता है कि कई बार मतलब इस तरीके से रिसर्चर जो डेटा कलेक्ट कर रहा है वो किस तरीके से डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो यहां पर कई बार आपकी बायसनेस हो सकती है। मान लो मैंने आप लोगों से, मुझे बोला गया था कि डेटा कलेक्ट करना, मैंने सिर्फ 3 ही बच्चों से पूछा और बच्चों से पूछा ही नहीं, या मैंने मतलब जो है बीच बीच में से किसी किसी बच्चे को उठा लिया, वहां से मैंने डेटा अपना जो है वो कलेक्ट कर लिया। या मैंने बोला कि सिर्फ फीमेल से ही मैं पूछूंगा, मेल से मैं पूछूंगा ही नहीं, वहां पे भी बायसनेस हो जाती है कि मैंने सिर्फ फीमेल से ही डेटा कलेक्ट किया, मेल से डेटा कलेक्ट किया ही नहीं। या मैंने सिर्फ मेल से ही डेटा कलेक्ट किया और फीमेल से मैंने डेटा कलेक्ट नहीं किया। मुझे बोला 10 लोगों का सर्वे कंडक्ट करके लेकर आओ, मैंने 10 के 10 लड़के रख लिए,
या 10 के 10 मैंने क्या कर लिया, फीमेल से डेटा कलेक्ट कर, तो यहां पे तो बायसनेस हो गई ना। तो कई बार हम ऐसा सैंपल सिलेक्ट करें जिसमें बायसनेस जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा आपका बेटर रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं। जैसे मान लो 10 बच्चे मैंने कोई भी सिलेक्ट कर लिए रैंडमली, उसका रिजल्ट अलग आएगा रेदर देन कि मैं आगे वाले 10 बच्चों को सिलेक्ट कर लूं। मैंने पीछे वाले बच्चों से पूछा नहीं, या मैंने पीछे वाले बच्चे सिलेक्ट कर लिए, आगे वाले बच्चों को मैंने पूछा ही नहीं। तो यहां पर बायसनेस कई बार हमारी हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिलायबल एंड एक्यूरेट। रिलायबल एंड एक्यूरेट मतलब एक तो एक्यूरेट होना चाहिए, दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। जो हम सैंपल से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो आपका क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। अब इसको आप ऐसे समझो, मैंने आपसे पूछा कि आपकी एज कितनी है, लेट सपोज कि आपकी एज है 30+, आपने उसमें लिख दिया 24। आपने सोचा क्या ही पता चलेगा। अब यहां पर क्या हुआ भाई, आपकी एक उसकी वजह से मेरा जो रिजल्ट है वो क्या हो गया, गलत हो गया। अब मैंने ये स्टडी कर दी कि मतलब जो अंडर 24 या अप टू 24 तक के जो फीमेल हैं वो ज्यादा शॉपिंग करती हैं, ज्यादातर मतलब जो फीमेल हैं वो वर्किंग है, दिस और दैट, जबकि आपकी एज क्या थी, 30+ थी। तो यहां पर क्या हो जाता है बेटा, कई बार इसमें इस तरीके की चीजें हो जाती है। मैंने आपसे पूछा कि भाई आपकी फैमिली इनकम कितनी है, अब आपकी फैमिली इनकम है 10 लाख रुपए, आपने बताई 4 लाख रुपए, या आपकी फैमिली इनकम है 5 लाख रुपए, आपने बता दी 15 लाख रुपए। अब यहां पे क्या हुआ बेटा, ये तो हमारा गलत हो गया ना कि हमने जो सैंपल सिलेक्ट किया, अब क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना कि भाई आप कितना सच बोल रहे हो कितना झूठ बोल रहे हो, तो वहां पर आपका जो चीजें हैं, मैंने आप लोगों से पूछा कि भाई आप लोग मुझे अपने अपने मार्क्स बताओ। अब आपके मार्क्स आए थे 134, आपने सोचा मैं किसी को 134 बताऊंगी तो कोई बच्चा क्या सोचेगा, मैंने बता दिया 184। अब मैंने लिख दिया कि भाई इतने बच्चों के मार्क्स जो क्या आए हैं 184 आए हैं। अब यहां पे क्या हुआ बेटा, मेरी जो रिसर्च है वो क्या हो गई, गलत हो गई। तो इसलिए जो भी सैंपल आपको कलेक्ट करना है उसमें जो भी रिजल्ट मेरा आना है उसमें रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब तक सैंपल में रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी नहीं होगी तब तक हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट आने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आप इसमें लिखो टाइप्स ऑफ सैंपलिंग टेक्निक। टाइप्स ऑफ सैंपलिंग टेक्निक, जैसे सैंपलिंग की हमारी अलग अलग टेक्निक होती है। कई बार जब आप रिसर्च में, आप पीएचडी में जब आप जाते हो तो आपसे ये पूछा जाता है कि सैंपलिंग की आपने कौन सी टेक्निक को यूज किया है। तो पहली जो टेक्निक होती है वो कौन सी होती है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक, और दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी में कौन कौन सी आती है, प्रोबेबिलिटी में आपके आती है एक तो सिंपल आती है, ठीक है, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, या फिर आप पहले इसको सिस्टमैटिक लिख लो। क्लस्टर और आपका मल्टी स्टेज। ठीक है, ये 5 तरीके की जो आपकी जो टेक्निक होती है वो कौन सी होती है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक में आएगी। नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है आपका कन्वीनियंस, और आपका स्नोबॉल, कोटा सैंपलिंग, और एक आता है आपका जजमेंटल सैंपलिंग। ठीक है, चलिए तो अब देखो कई बार क्या होता है, इसमें से 2-3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। या तो वो ये पूछ लेगा कि भाई इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सैंपलिंग टेक्निक, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। या तो वो क्वेश्चन ये पूछ लेगा, उसमें से 5-6 टेक्निक दे देगा आपको, और ऑप्शन में देगा कोडिंग ABC ACD ADE ऐसे करके आपको देगा। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक है और कौन सी आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक है। या सेम आपको नॉन प्रोबेबिलिटी के लिए भी पूछ सकता है कि कौन सी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक नहीं है।
वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सी इसमें से नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक नहीं है, या कौन सी इसमें से नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक है। तो आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना होता है। कई बार हम नोट नहीं पढ़ते हैं, या कई बार हम इस तरीके से आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ के भी क्या कर लेते हैं, हम उस पर आंसर कर देते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक नहीं है, इसका मतलब वो प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, या इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक नहीं है, तो इसका मतलब वो नॉन प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है। पहले तो आप ये समझो ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक क्या होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक क्या होती है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक का मतलब होता है जितने भी मेरे पास इवेंट हैं, या जितने भी मेरे पास यहां पर जो डेटा है, वो उसमें हर पर्सन के पास इक्वल चांसेस है टू गेट सिलेक्शन। मतलब आप सब में से मान लो भाई 20 लोग हैं, 20 लोगों में से मैंने बोला कि भाई मुझे आपसे डेटा कलेक्ट करना है। अब वो 20 लोगों में से कुछ मतलब किसी भी 5 लोगों का मुझे डेटा कलेक्ट करना है, तो ये कोई से भी 5 लोग मैंने क्या कर लिए, रैंडमली सिलेक्ट कर लिए। एक तो ये तरीका होता है, और एक तरीका ये होता है कि भाई मैंने ये बोला कि भाई मुझे 5 लड़कियों का डेटा चाहिए, या मुझे 5 लोगों का डेटा चाहिए जिसमें से 3 लड़कियां हों और 2 लड़के हों। तो यहां पर तो बायसनेस हो गई। तो उसमें जब आपके पास सबके पास इक्वल चांसेस नहीं होते, मैंने आगे 5 बच्चे बैठे थे, मैंने सिर्फ इन्हीं से डेटा कलेक्ट किया, बाकी बच्चों से मैंने डेटा कलेक्ट नहीं किया। तो ऐसा हो सकता है जब सबके पास व्हेन एवरी आइटम हैज नो चांसेस और नॉट इक्वल चांसेस टू गेट सिलेक्टेड, इट इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। ये समझ आ रहा है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक क्या होती है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक का मतलब होता है जब सारे आइटम्स के पास इक्वल चांसेस होते हैं, आपका जो रिसर्चर है वो कोई बायसनेस नहीं करता है, हर आइटम के पास इक्वल चांसेस होते हैं सिलेक्शन होने के, तो उसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। लेकिन जब किसी आइटम के पास चांसेस ज्यादा हैं सिलेक्ट होने के, किसी आइटम के पास बिल्कुल ही चांस नहीं है सिलेक्ट होने के, तो ऐसे में नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक बोलते हैं। या ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है, एक रिसर्चर है वो बायसनेस कर रहा है और उसने इस तरीके से अपना जो सैंपल है वो कलेक्ट किया, तो वो कौन सी टेक्निक को यूज कर रहा है। तो कई बार ऐसा भी पूछ लेता है, या ऐसा भी पूछ लेता है स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक इज, एक पर्टिकुलर टेक्निक का नाम देगा, बोलेगा कि स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक इज, ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक, बोथ और आपका नन ऑफ दिस। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है। या वो मैचिंग भी दे सकता है, वो मैचिंग में दे देगा, आपको सिस्टमैटिक सैंपलिंग दे दिया या स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग दे दिया, इधर की एक सैंपलिंग टेक्निक दे देगा और बोल देगा इसमें से आपस में क्या करो, इनको मैच करो। या एक आध टेक्निक मतलब आपको और भी दे देगा जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसको मैचिंग करेंगे। तो 3-4 तरीके के इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें पहले प्रोबेबिलिटी में लिख लो थोड़ा सा। इन दिस मेथड every unit, in this method every unit in the population has equal chances of being selected, equal chances of being selected। मतलब सबके पास इक्वल यानी बराबर चयन का अवसर होता है, ठीक है। मतलब इनके पास मतलब जो इस तरीके की जो चीजें होती है, सबके पास जो चयन का जो यहां पर जो पॉसिबिलिटी होती है, सबकी जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। प्रोबेबिलिटी बोलते हैं प्रायिकता को, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आप लिखना इसमें सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। This method is used when population is small or known, is small or known। लाइक हाँ देखो यहां पर क्या होता है, दिस मेथड इज यूज व्हेन पॉपुलेशन इज स्मॉल एंड नोन। जब पॉपुलेशन का साइज क्या है बेटा, छोटा है और वो नोन है, आपको पता है कि भाई पॉपुलेशन आपकी कहां पर है, कितनी है, और उसमें से मुझे क्या करना है, सैंपल अपना सिलेक्ट करना है। अब जब मुझे पता है कि भाई जब पॉपुलेशन मेरी एक ही जगह पे रहती है, बहुत ज्यादा स्कैटर्ड नहीं है,
तो मैं इस तरीके का मेथड यूज कर सकता हूं। अब इसमें जो मेथड आता है वो एक आता है इसमें लॉटरी मेथड। इसमें एक एग्जांपल लिखो, लॉटरी मेथड, रैंडम सिलेक्शन, कंप्यूटराइज सिलेक्शन, ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो भाई फॉर एग्जांपल कि मुझे आप लोगों में से कुछ लोग सिलेक्ट करने, भाई मुझे पता है ये पॉपुलेशन है और इसमें से ही मुझे 10 लोग सिलेक्ट करने, तो मैंने रैंडमली कोई भी 10 बच्चे क्या कर दिए, सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। ये एक तरीका हो सकता है। मान लो फॉर एग्जांपल इसमें दूसरा तरीका तो ये हो सकता है, ये तो रैंडम तरीका हो गया। एक इसमें दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भाई मैंने तुम सबके नाम की पर्ची डाली और उसमें से मैंने क्या कर दिया, 10 पर्ची कोई भी उठा ली। कोई सी भी पर्ची उठा सकता था मैं, उसमें से जो भी मेरी 10 पर्ची आई उसको मैंने क्या कर दिया, उठा लिया। अब क्या इसमें बायसनेस हुई, इसमें कोई बायसनेस नहीं हुई। अब ऐसा भी हो सकता है कई जगह पे हम शफलिंग भी कर देते हैं कि भाई नहीं जी आप तो चुन चुन के पर्चियां उठा रहे हो, नहीं जी हमने शफलिंग कर दी, एक हमने पर्ची निकाली उसके बाद शफलिंग कर दी, फिर हमने कोई दूसरी पर्ची उठाई, भाई पहले मैं निकाल रहा था मैंने इनको बोल दिया भाई एक काम करो कोई से भी 10 बच्चे उठा के 10 पर्चियां उठा लो। अब उसमें से जिसका भी नाम आ जाएगा वो पर्सन क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका था। अब ऐसा भी हो सकता है कि अब मान लो आपने बोला कि सर आप तो बायसनेस कर रहे हो, हम कंप्यूटर से निकलवाएंगे, तो ठीक है भाई कंप्यूटराइज भी कई बार क्या कर देता है, सिलेक्शन कर लेता है, ठीक है। इस तरीके से भी चीजें इसमें यहां पर हो जाती हैं। अच्छा, एक जैसे मतलब एक आपका वो होता है स्पाइनिंग द व्हील्स, एक सिस्टम होता है स्पाइनिंग द व्हील्स, और उस पर हम ऐसे करके एक एरो मतलब लगा रहे हैं। अब वो किसी नंबर पे हम लगा रहे हैं या बैट हम लगा रहे हैं, तो वहां पर कोई भी नंबर हमारा इसमें आ सकता है। एक व्हील को हमने वो करा और उस पे एक एरो मतलब वहां पर होता है, उस एरो पे हमने बताया कि भाई ये ब्लैक पे रुकेगा या रेड पे रुकेगा, इस तरीके से। तो अगर मान लो उसमें किसी पे भी रुक सकता है, रेड पे भी रुक सकता है, वो ब्लैक पे भी रुक सकता है, तो वहां पर आपके पास उसमें कोई पार्शियलिटी यहां पर नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे मान लो भाई हम 6 लोग एक टेबल पे बैठे थे, हम सबने खाना खाया, अब ये डिसाइड हुआ बिल कौन भरेगा। अब किसी ने भी हाँ नहीं बोला। अब हमने डिसाइड किया कि भाई काम करो, एक बॉटल को स्पिन करते हैं और बॉटल जिसकी तरफ को उसमें कैप होगी वही बंदा क्या करेगा, उसकी पेमेंट करेगा। अब सबके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। अब वो किसी एक अब वो हो सकता है कि वो घूम के इनके ऊपर आने वाली थी लेकिन वो टिल्ट होके वो मेरी तरफ आ गई, या होके वो हो सकता है कि वो मेरी तरफ आने वाली तो वो इनकी तरफ चली गई, तो वो किसी भी पर्सन के पास वो जा सकती थी। ऐसा हो सकता है जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, अब कॉइन को टॉस करने के बाद उसमें कोई भी नंबर मेरा इसमें से आ सकता था, ठीक है। जब इस तरीके से मैं अपना सैंपल सिलेक्ट कर रहा हूं तो उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, कोई बायसनेस उसमें नहीं है, तो ऐसे हम सैंपल को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। किसी भी पर्सन का नंबर आ सकता था, किसी भी पर्सन को हम सिलेक्ट कर सकते थे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहां पर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक बोल देंगे, वो भी किसके थ्रू, सिंपल रैंडम सैंपलिंग के थ्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लिखो सिस्टमैटिक। देखो अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा लार्ज है और हमारी स्कैटर्ड है तब हम सिंपल वाला जो मेथड है वो यूज नहीं करें। मान लो मेरी 10,000 की पॉपुलेशन है, अब 10,000 के नाम में कब तक लिखता रहूंगा, तो वहां पर थोड़ा सा मतलब, और वो भी स्कैटर्ड है, मतलब अलग अलग जगह पे, एक जगह पे मेरी पॉपुलेशन है ही नहीं, तो वहां पर मुझे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, तब हम यह वाला मेथड यूज नहीं करेंगे। फिर हम जो है वो और दूसरे मेथड हम लोग यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा मेथड आता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग टेक्निक। अब ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग टेक्निक क्या होती है, अब आप इसको ऐसे समझो, यहां पर एक सिस्टम फॉलो करते हैं। अब ये सिस्टम क्या है कि एक रेगुलर इंटरवल पे हम चीजों को यूज करते हैं। मान लो मेरे पास 100 लोग हैं, मेरे पास क्या है, 100 लोग हैं जो मेरी पॉपुलेशन है। अब इसमें से मुझे 10 लोग सिलेक्ट करने हैं, तो इसको कितना बोलूंगा मैं, 10। अब मैंने क्या करा, एक सीक्वेंस में सारे नंबर्स लिख लिए ऐसे करके और बोला कि एवरी 10th आइटम विल बी माई सैंपल। अब यहां से मान लो जो भी मेरा 10th आइटम था उसको मैंने क्या कर लिया, सैंपल ले लिया, उसके बाद मेरा फिर जो नेक्स्ट 10th आइटम था वो मेरा सैंपल है, और ऐसे करके मैंने 10 लोग जो मैंने क्या कर लिए उसमें से सिलेक्ट कर लिए।
अब बोलोगे इसमें बायसनेस कैसे नहीं हुई, क्योंकि इसमें बायसनेस ऐसे नहीं हुई है, 10 कैसे आएगा ये मुझे नहीं पता, और 10वें नंबर पे कौन सा पर्सन बैठा है ये भी मुझे नहीं पता। अगर मान लो मैं ऐसा करता हूं कि मैं 20 लोगों को सिलेक्ट करना हूं, मान लो यहां पर मैंने क्या कर दिया 20 कर दिया, तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा मेरा 5 आ जाएगा। नाउ एवरी 5th आइटम विल बी माई सैंपल। अब 5वें नंबर पे कौन बैठा है वो मुझे नहीं पता है, तो 5वां आइटम जो मेरा क्या होगा, ऐसे करके मैं 20 लोगों को सिलेक्ट कर सकता हूं। समझ रहे हो? तो ऐसे सैंपल को हम क्या बोलेंगे, ऐसी सैंपलिंग टेक्निक को हम बोलेंगे सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, क्योंकि ये भी चीजें रैंडमली ही ली गई हैं, लेकिन एक इक्वल इंटरवल पे एक सिस्टम के थ्रू हमने यहां पर चीजों को लिया है। सिस्टमैटिक क्यों बोल रहे हैं, सिस्टमैटिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पे एक सिस्टम फॉलो किया गया, इक्वल इंटरवल के बाद ही मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर अपना एक सैंपल सिलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो आप इसमें लिख लो थोड़ा सा, when unit are selected at regular interval based on interval based on population size and sample size। ठीक है, और फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। ठीक है, मान लो n ले लिया मैंने पॉपुलेशन साइज, और स्मॉल n ले लिया मैंने पॉपुलेशन मतलब आपका जो है सैंपल साइज। इसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि मेरा कितने इंटरवल के बाद जो चीजें मेरी आने वाली। अब मान लो यहां पर मेरा 1000 हो जाए, मेरी जो पॉपुलेशन का साइज वो क्या हो गया, बढ़ गया। अब पॉपुलेशन का साइज बढ़ने से मेरा यहां पे जो इंटरवल है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि कितनी पॉपुलेशन है मेरी और कितना मेरे पास जो है वो सैंपल रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। देखो स्ट्रेटिफाइड का मतलब बनता है स्ट्रेटास से, और स्ट्रेटास क्या होते हैं, ग्रुप। स्ट्रेटास क्या होते हैं, ग्रुप। ठीक है, तो अब यहां पर क्या था कि जो मेरी पॉपुलेशन थी वो एक तो स्कैटर्ड थी, और दूसरी चीज पॉपुलेशन मेरी हेट्रोजीनियस थी। पॉपुलेशन क्या थी मेरी, हेट्रोजीनियस थी। अब आप सभी बच्चे पेपर 1 को छोड़ के आप सभी बच्चों का जो मेन पेपर है वो सबका अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है वो भी क्या है, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, और इसमें अलग अलग हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है। अब मैंने क्या करा, एक सूटेबल बेस उठाया और बोला कि भाई एक काम करो, मेल एक तरफ हो जाओ और फीमेल एक तरफ हो जाओ। तो मैंने क्या करा, एक सूटेबल बेस बनाया ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। मैंने मेल को एक तरफ कर दिया और फीमेल को एक तरफ कर दिया। मैंने एंटायर पॉपुलेशन से क्या कर दिए, छोटे छोटे ग्रुप बना लिए। अब इस ग्रुप में से मैं क्या कर रहा हूं, कुछ लोग मैंने यहां से सिलेक्ट कर लिए और कुछ लोग मैंने यहां से सिलेक्ट कर लिए। तो इस मेथड को मैं क्या बोलता हूं, इस मेथड को मैं बोलता हूं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग टेक्निक। समझ आ रहा है? मैंने आपको बोला कि भाई एक काम करो बच्चों, आप लोग हिंदी वाले बच्चे एक तरफ हो जाओ, हिस्ट्री वाले बच्चे एक तरफ हो जाओ, पॉलिटिकल साइंस के बच्चे एक तरफ हो जाओ, मैनेजमेंट के अलग, कॉमर्स के अलग। मैंने छोटे छोटे क्या कर लिए, सब ग्रुप्स बना लिए। अब एक ग्रुप में एक जैसे लोग हैं, एक ग्रुप में एक जैसे लोग हैं, इन दोनों ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम नहीं होंगे। इन दोनों ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम नहीं होंगे। विद इन द ग्रुप आपका जो है सेम कैरेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन दो ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम नहीं होंगे, क्योंकि अगर इन दोनों के सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो दो ग्रुप कैसे बने। तो विद इन द ग्रुप तो सेम कैरेक्टर रहेंगे, लेकिन अलग अलग ग्रुप के कैरेक्टर आपके अलग अलग रहेंगे। तो ये कहता है कि पहले जो आपकी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है उसको होमोजीनियस सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, फिर उसमें से थोड़े थोड़े लोग क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। मैंने क्या करा, यहां पर 5 ग्रुप बना लिए कि हिंदी वाले अलग, हिस्ट्री वाले अलग, ज्योग्राफी के अलग, पॉलिटिकल साइंस के अलग, कॉमर्स के अलग, ऐसे करके मैंने 5 ग्रुप बना लिए, और उसमें से थोड़े थोड़े बच्चे मैंने क्या कर लिए, सिलेक्ट कर लिए। वो जो बच्चे मैंने सिलेक्ट कर रहे हैं वो रैंडम बेसिस पे करें। तो इसलिए हम इस सैंपलिंग टेक्निक को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग टेक्निक। स्ट्रेटस का मतलब ही होता है कि आपकी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन से होमोजीनियस सब ग्रुप बना देना। स्ट्रेटस का मतलब होता है सब ग्रुप बनाना। ठीक है, चलिए आप इसमें लिख लो पहले थोड़ा सा। पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स
कॉल्ड स्ट्रेटास, ठीक है, बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे जो फीचर हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पर मैंने डिवाइड कर दिया, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक जेंडर, एज, इनकम, एजुकेशन लेवल। अब मैंने बोला कि एक काम करो, जो बच्चे मतलब हमारा जो पीजी वाले बच्चे हैं वो एक तरफ हो जाओ, यूजी वाले बच्चे एक तरफ हो जाओ, वर्किंग वाले स्टूडेंट एक तरफ हो जाओ, नॉन वर्किंग वाले स्टूडेंट एक तरफ हो जाओ। तो ऐसे करके मैंने क्या कर दिया बेटा, इसमें क्योंकि हमारे पास जो पॉपुलेशन थी वो मिक्सअप पॉपुलेशन थी, मैंने छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए और उस ग्रुप में से मैंने थोड़े थोड़े लोग क्या कर लिए, सिलेक्ट कर लिए, ताकि मेरी जो पॉपुलेशन का जो रिजल्ट आए वो सही आए और उसके बेसिस पे मैं अपनी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को चेक कर सकूं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, यहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे वो हर ग्रुप में से आएंगे। ऐसा नहीं करोगे कि भाई दो ग्रुप में से ले लिए, एक में से नहीं लिए, इसमें से ले लिए, उसमें से नहीं लिए, तो ऐसा नहीं करोगे, उसमें से थोड़े थोड़े लोग जो वो सब में से सिलेक्ट करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर को हम एरिया सैंपलिंग बोलते हैं, क्लस्टर को हम एरिया सैंपलिंग बोलते हैं। और टू स्टेज सैंपलिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं, टू स्टेज सैंपलिंग भी बोलते हैं। देखो अब यहां पर क्या होता है कि मैंने स्ट्रेटास तो बनाए, ये और आपके जो क्लस्टर सैंपलिंग होती है ये ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, बट थोड़ा सा फर्क होता है इसमें। अब वो फर्क क्या होता है, पहले आप ये समझो कि पॉपुलेशन दोनों में ही क्या है मेरी, हेट्रोजीनियस है। अब वो ऐसा इंप्लीकेशन भी दे देता है कि एक हमारा मल्टीपल ग्रुप है, उसमें से रिसर्चर कुछ ग्रुप को सिलेक्ट करता है, कुछ को रिजेक्ट कर देता है, तो वो कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है। या कुछ पर्सन हर ग्रुप में से सिलेक्ट करता है, पहले एक एंटायर पॉपुलेशन ली उसने, उसमें से छोटे छोटे ग्रुप बनाए और छोटे छोटे ग्रुप में से हर ग्रुप में से थोड़े थोड़े लोग सिलेक्ट कर लिए, तो रिसर्चर कौन सा मतलब जो है मेथड यूज कर रहा है, ठीक है। एक तो ऐसे पूछ लेगा, एक मतलब तरीका इसमें यह होता है कि मान लो मेरी जो पॉपुलेशन थी, मैंने ऐसे करके पॉपुलेशन आपकी बनाई, उसमें से मैंने छोटे छोटे ग्रुप बना लिए, मैंने बोला कि एक काम करो बेटा, अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपने ग्रुप बना लो, ठीक है। आपने 8 ग्रुप बना लिए अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ऐसे करके आपने 8 ग्रुप बना लिए। अब मैंने क्या करा, 8 में से मैंने जो 4 ग्रुप थे वो रैंडमली सिलेक्ट कर लिए, उसमें से एक हिंदी था, एक ज्योग्राफी था, और एक मान लो कॉमर्स, और एक मान लो जो है पॉलिटिकल साइंस। ऐसे करके रैंडमली मैंने 4 ग्रुप सिलेक्ट कर लिए और इस चारों ग्रुप के बच्चे ले लिए मैंने, और बाकी सारे जो ग्रुप थे वो मैंने क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। तो ऐसी सैंपलिंग को हम क्या बोलेंगे, क्लस्टर सैंपलिंग या एरिया सैंपलिंग। पहले हमने क्या करे, छोटे छोटे ग्रुप बनाए, ठीक है, उस छोटे छोटे ग्रुप में से रैंडम बेसिस पे कुछ ग्रुप सिलेक्ट कर लिए, मान लो ये सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया और ये सिलेक्ट कर लिया, और बाकी ये क्या कर दिया मैंने, रिजेक्ट कर दिया। एंटायर ग्रुप या तो आप सिलेक्ट कर लोगे या एंटायर ग्रुप रिजेक्ट कर दोगे। अब बोलोगे ये प्रोबेबिलिटी में कैसे आया, ये प्रोबेबिलिटी में ऐसे आया, ये जो 4 ग्रुप सिलेक्ट करे हैं ये रैंडम बेसिस पे करे, कोई से भी 4 ग्रुप मैंने एंटायरली ले लिए। इसमें और पहले वाले में ये फर्क होता है, पहले वाले में तो थोड़े थोड़े लोग सब में से लोगे, और यहां पर या तो एंटायर ग्रुप को सिलेक्ट करोगे या एंटायर ग्रुप को रिजेक्ट करोगे। तो इसके बेसिस पे हम पूरा अपना स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें लिख लो, population is divided into homogeneous subgroups, homogeneous subgroup,
देन रैंडमली सिलेक्ट क्लस्टर। क्लस्टर मतलब आपके जो ग्रुप हैं, रैंडमली हमने क्या कर लिए, रैंडमली हमने जो है कुछ ग्रुप क्या कर लिए, सिलेक्ट कर लिए, एंड आफ्टर सिलेक्शन select clusters, and after selection study all the member of selected groups, and after selection study all the members of selected groups. Selected groups. मतलब जितने भी हमारे पास पर्सन थे ग्रुप में, उन सबको हमने क्या कर लिया बेटा, सिलेक्ट कर लिया। मान लो कॉमर्स में हमारे पास 5 बच्चे थे, 5 बच्चों से डेटा लिया। हिस्ट्री में हमारे पास 6 बच्चे थे, 6 बच्चे से डेटा लिया। पॉलिटिकल साइंस में हमारे पास 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों से डेटा लिया। बाकी ग्रुप्स को हमने लिया ही नहीं। ठीक है, या तो आप एंटायर ग्रुप के सारे मेंबर्स को लोगे, या फिर एंटायर ग्रुप के सारे मेंबर्स को रिजेक्ट कर दोगे। और इसमें जो सिलेक्शन करोगे, जो क्लस्टर का या जो ग्रुप्स का सिलेक्शन करोगे, वो आप रैंडम बेसिस पे करने वाले हो। ठीक है, तो अब जैसे आपने मतलब एक तो आपने ग्रुप बना लिए, अब ग्रुप में से भी सब ग्रुप सिलेक्ट कर लिए, और सब ग्रुप के बाद आपने क्या कर दिया, उनसे मैंने डेटा ले लिया। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 2 स्टेज सैंपलिंग बोलते हैं। अब एक इसमें आ जाती है मल्टी स्टेज सैंपलिंग, एक इसमें आती है मल्टी स्टेज सैंपलिंग। अब मल्टी स्टेज वाला सिस्टम ये है कि इसमें से जब ये प्रोसेस 2-3 स्टेज में और चला जाता है आगे, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग। अब आप इसको ऐसे समझो कि ये मेरी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को मैंने 4-5 ग्रुप में बांटा। अब इसमें से मैंने कुछ ग्रुप सिलेक्ट कर लिए, इनको मैंने फर्दर डिवाइड किया, उसमें से रैंडम सिलेक्शन किया, फिर उसको मैंने आगे फर्दर डिवाइड किया, और ऐसे करके मैं उसमें से कुछ मैं पर्सन जो है वो सिलेक्ट करता जा रहा हूं। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, एक स्टेज हमारी ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो ऐसे करके हम मल्टीपल स्टेज पे चले जाते हैं। जैसे मैंने क्या करा, जैसे इंडिया को मैंने डिवाइड किया किसमें, पहले स्टेट्स में डिवाइड किया। इंडिया की मेरी पॉपुलेशन थी, उसको मैंने छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। अब मान लो हमारे पास जितने भी स्टेट थे, उसमें से मैंने रैंडमली 5 स्टेट सिलेक्ट कर लिए, बाकी स्टेट्स को मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब स्टेट को मैंने फर्दर डिवाइड किया किस पे, डिस्ट्रिक्ट्स पे। मान लो मैंने उसमें से एक मैंने यूपी लिया था, यूपी में मान लो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, ऐसे ही मैंने एक पंजाब लिया, एक मैंने हरियाणा लिया, एक राजस्थान लिया, ऐसे करके एक बिहार लिया, ऐसे करके कोई से भी 5 स्टेट मैंने क्या कर लिए, सिलेक्ट कर लिए। अब उसमें से भी हर स्टेट के मतलब जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट ले लिए, और कुछ डिस्ट्रिक्ट मैंने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर लिया। हर स्टेट में से 5-5 डिस्ट्रिक्ट ले लिए, अब वो 5 डिस्ट्रिक्ट मैंने रैंडमली सिलेक्ट करे। अब जो 5 सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थे आपके, डिस्ट्रिक्ट को मैंने फर्दर डिवाइड कर दिया। डिस्ट्रिक्ट को आप फर्दर डिवाइड करोगे किसमें, जोन्स में डिवाइड करोगे या सिटीज में डिवाइड करोगे। एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारी सिटीज होती हैं, तो उनको फिर आपने डिवाइड कर दिया। अब वो सिटीज रैंडमली सिलेक्ट कर ली। अब वो रैंडमली जैसे मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारी सिटी है, उसमें से एक एक दो सिटी सिलेक्ट कर ली रैंडमली, सिटीज को फिर फर्दर डिवाइड किया, जोन्स में डिवाइड कर दिया मैंने, जोन को फिर मैंने फर्दर डिवाइड किया। तो ऐसे करके मल्टी स्टेज में हम लोग जो है जब इस तरीके से चीजें चली जाते हैं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, यहां पर आ जाते हैं। जैसे मान लो आपकी पॉपुलेशन है, मैंने आपकी पॉपुलेशन को बोला बेटा एक काम करो, पहले सब्जेक्ट के वाइज अलग अलग हो जाओ। ठीक है, अब उसमें से मैंने 5 जो ग्रुप थे वो सिलेक्ट कर लिए। अब उस सिलेक्टेड ग्रुप में से मैंने बोला कि बेटा इसमें से जो बच्चे वर्किंग है वो एक तरफ हो जाओ, जो नॉन वर्किंग है वो एक तरफ हो जाओ। ठीक है, वर्किंग वाले सिलेक्ट कर लिए। अब वर्किंग को भी फर्दर मैंने डिवाइड करा कि जो मैरिड है वो एक तरफ हो जाओ, जो अनमैरिड है वो एक तरफ हो जाओ। ठीक है, अब उसके बाद मैंने फर्दर सूटेबल बेसिस पे मैं क्या करते जा रहा हूं, उनको डिवाइड कर दिया। उसके बाद मैंने इनकम के बेसिस पे डिवाइड कर दिया कि जो अपर क्लास है वो एक तरफ हो जाओ, या कैटेगरी के बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया कि जैसे एक कैटेगरी को उठाई और उस कैटेगरी के बेसिस पे हमने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। और फर्दर हम लोग जो है वो रैंडम अपना जो क्या करते जा रहे हैं, सिलेक्शन अपना करते जा रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेज सैंपलिंग बोलते हैं।
जितना हम नीचे चलते जाएंगे उतना ही चीजें हमारी धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी, ठीक है। और जितना मुझे मतलब वो तो डिपेंड करता है कि भाई रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी स्टेज में उसको डिवाइड कर सकता है। जनरली वो 3 ही स्टेज में डिवाइड करता है, क्योंकि 3 से ज्यादा करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है, अब मान लो मेरे लोग ही 50 हैं या पॉपुलेशन साइज छोटा है तो मैं ज्यादा डिवीजन नहीं कर पाऊंगा, पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो मैं ज्यादा डिवीजन कर सकता हूं। ये हमारे रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आप इसमें लिख लीजिए थोड़ा सा। When the researcher use heterogeneous population and divide some basic subgroups, then select few groups randomly among various groups, ठीक है। हमने रैंडमली मतलब क्या करा, पहले आपके छोटे छोटे ग्रुप बना लिए, उस ग्रुप में से रैंडमली पर्संस मतलब जो है सिलेक्ट कर लिए। देन दिस प्रोसेस continue for more than 2 stages, अब वो 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। अब जितनी स्टेजेस पे आप चले जाओगे वो सब आपका मल्टी स्टेज में ही चलता चला जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया कि भाई पहले मैंने ग्रुप बनाए, ग्रुप में से कुछ ग्रुप सिलेक्ट कर लिए, अब यही प्रोसेस मैं आगे चलता जा रहा हूं, क्योंकि इसमें से भी फिर मैंने सब ग्रुप बना लिए, उसमें से कुछ सिलेक्ट कर लिए, फिर उसके भी मैंने सब ग्रुप बना लिए, उसमें से कुछ सिलेक्ट कर लिए। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मल्टी स्टेज सैंपलिंग बोलते हैं। यहां पर जितने भी चीजें हमने देखी, इसमें किसी भी तरीके से हमारा जो रिसर्चर है वो कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहा है, सबके पास इक्वल चांसेस थे। अब यहां पर देखो, इसमें से मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको भी तो सिलेक्ट कर सकता था या इसको भी सिलेक्ट कर सकता था, वो रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि रिसर्चर रैंडमली किसी को भी वो क्या कर लेता है, सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। इसमें कोई बायसनेस यहां पर नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद आप लिखिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। इसमें सबसे पहला है आपका कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस मतलब सुविधा अनुसार, मतलब जहां पर जो आपको कन्वीनियंट लग रहा है। अब देखो यहां पे स्टार्टिंग से ही आपको ऐसा आभास होने लग जाएगा कि यहां पर रिसर्चर क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन या पार्शियलिटी कर रहा है। अब मुझे बोला कि सर अपनी मर्जी से कोई से भी 5 बच्चे सिलेक्ट कर लो, तो मैं उन्हीं बच्चों को सिलेक्ट करूंगा जिनको मैं पढ़ाता हूं, या जो इजीली ट्रेसेबल हो, इजीली अप्रोचेबल हो, उनको मैं क्या कर लूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा। तो ऐसी चीजें, मान लो डेटा तो कलेक्शन हो रहा है, लेकिन डेटा कलेक्शन अपनी सुविधा अनुसार हो रहा है। अगर आपको फ्री कर दिया जाए कि कहीं से भी सैंपल ले लो, तो मैं मेरे जो नियर एंड डियर जो होगा मैं उन्हीं से सैंपल लूंगा, या मुझे बोला जाए कि किसी भी 20 लोगों से भरवा दो, तो जो मैंने ग्रुप अपने बना रखे हैं उन्हीं ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा और उनसे मैं अपना डेटा कलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो ज्यादातर इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो हमारी किस में आ जाती हैं, कन्वीनियंस सैंपलिंग में आ जाती है, ठीक है। तो आप इसमें लिख लो when population is easily accessible as per the requirement of accessible या approachable as per the requirement of researcher, मतलब रिसर्चर के सुविधा के अनुसार अगर पॉपुलेशन एक्सेसिबल हो जाती है, मतलब अप्रोचेबल है, हम उसको
एक्सेस कर सकते हैं, उसको इजीली डेटा मांग सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी पॉपुलेशन में हम क्या करेंगे, ऐसी पॉपुलेशन में हम जो सैंपल यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस तो वही हो गई ना, फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार, भाई आप, अब मुझे बोला जाए कि डेटा कलेक्शन करो, अब आपको क्या लगता है मैं कन्याकुमारी से डेटा उठा के लाऊंगा? नहीं, मैं दिल्ली से डेटा उठा लूं, क्यों, मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में, अब मान लो कोई बच्चा कन्याकुमारी में रहता है तो दिल्ली थोड़ी आएगा वो डेटा उठाने के लिए, वो कन्याकुमारी से उठा लेगा डेटा। मतलब जो जिस पॉपुलेशन में रह रहा है, जो जिस एरिया में रह रहा है, बेटर होगा कि वो वहीं से अपना डेटा कलेक्शन वो वहीं से करे। ठीक है, तो ऐसी चीजों पे मुझे क्या करना है, उसको स्टडी करना है। इसमें एडवांटेज क्या रहेगा, एक तो फास्ट होता है, कॉस्ट कम आती है, और डिसएडवांटेज क्या रहेगा इसमें कि वो उसको हाईली बायसनेस हो जाती है। भाई आप अपनी सुविधा अनुसार देख रहे हो, मैं अपनी सुविधा अनुसार देख रहा हूं। डिसएडवांटेज में हाईली बायसनेस इसमें हो जाती है, और नॉट रिप्रेजेंटेटिव काइंड ऑफ भी हम उसको कह सकते हैं, नॉट रिप्रेजेंटेटिव भी हम उसको कह सकते हैं। मतलब उसको एग्जैक्टली तो हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि भाई यही लोग पूरी एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो मेरी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली थे, तो नॉट रिप्रेजेंटेटिव काइंड ऑफ इसमें आ जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें जजमेंटल, या उसको पर्पसिव भी बोल देते हैं, जजमेंटल या पर्पसिव। पर्पसिव, देखो अगर मान लो आप फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट करने जा रहे हो तो आपको कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आप पिछले 10 सालों से आप डेटा कलेक्ट करते आ रहे हो तो तुम्हें पता है कि कहाँ की पॉपुलेशन सही रिजल्ट देती है और कहाँ की पॉपुलेशन सही रिजल्ट नहीं देगी, कैसे सिलेक्शन करना है कैसे नहीं करना है। जब रिसर्चर एक्सपीरियंस हो जाता है और उसको ऑटोमेटिकली क्या है, अपने उस सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज करके अपनी बेस्ट ऑफ जजमेंट के हिसाब से वो क्या कर देता है, सिलेक्शन कर लेता है। ठीक है, जैसे मान लो एक टीचर है, भाई फर्स्ट टाइम जब टीचर पेपर चेक करेगा तो वो सारे पेपर चेक करेगा, एक एक पेज पढ़ेगा, एक एक लाइन पढ़ेगा, एक एक वर्ड पढ़ेगा। वो हो सकता है कि भाई वो क्या लगाए, एक एक कॉपी पे 15-15, 20-20 मिनट लगाए। लेकिन जब वो थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, अब वो पहला पन्ना पढ़ के वो सब समझ जाएगा कि बच्चे ने क्या लिखा है। अब वो पूरा मतलब लाइन बाय लाइन वो नहीं पढ़ेगा, वो क्या करेगा, कुछ ही चीजें मतलब जो है हेडिंग देखेगा और बेसिक जो चीजें हैं उनको देखेगा, उसके बाद वो क्या करता जाएगा, टिक मारता जाएगा, क्योंकि जहां उसने पढ़ लिया वहां उसका दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब आप अपनी बेस्ट ऑफ जजमेंट के हिसाब से आपने क्या कर दिया, चीजों को कर लिया। अब मान लो जब मैं फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट पढ़ाने आया था, अब मुझे ये लगता था कि भाई कहां से पढ़ाऊं, कितना पढ़ाऊं और कैसे मैं पढ़ाऊं। अब हम क्या हो गए बेटा, एक्सपीरियंस हो गए, मतलब 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया। अब हमें यह पता है कि हमारे किस सब्जेक्ट में से कितनी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका डेप्थ वाला सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट आपका ओवरव्यू से काम चलेगा, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। तो बेटा हम लोग भी खुद ब खुद क्या करते रहते हैं, साइड बाय साइड एग्जाम देते रहते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि भाई पेपर कितनी डेप्थ में पूछा जा रहा है और कहां से पूछा जा रहा है। ठीक है, अब उसमें होता क्या है कि बेस्ट ऑफ जजमेंट के हिसाब से आप अपना क्या कर दो, अपनी जजमेंट के हिसाब से चीजों को देख लो, शक्ल देख के बता देते बेटा कौन बच्चा झूठ बोल रहा है, कौन बच्चा सच बोल रहा है। ठीक है, अब जैसे बाहर से जो चेकिंग करने वाले बंदे आते हैं वो उसी बंदे को उठाएंगे जिसके बाद चीटिंग होगी। हाँ बेटा खड़ा हो जा, ला दिखा दे, क्योंकि उनको इतना नॉलेज हो चुकी होती है, उनको पता है कि बच्चों के हाव भाव देख के वो बता देते हैं कि फेस एक्सप्रेशन चेंज होता है, बच्चे लाइनें खींचने लग जाते हैं। खींच बेटा लाइनें, तो कितनी लाइनें खींचेगा। ठीक है, तो अब यहां पर मतलब क्या होता है कि अब वो जजमेंट के हिसाब से मतलब जो पर्सन क्या कर रहे हैं, अपना मतलब जो सैंपल है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, पर्पसिव या उसको जजमेंटल सैंपल। गलत तो ये भी है ना बेटा, गलत तो ये भी है। मैंने एक बच्चे से मतलब 3 क्वेश्चन पूछे और उसने तीनों गलत बताया, तो मैं आगे अंदाजा लगाता उसको कुछ नहीं आता। हो सकता है चौथा क्वेश्चन में पूछता वो बता देता, या 5वां क्वेश्चन पूछता वो बता देता। पहला क्वेश्चन पूछा वो उसने सच बताया, दूसरा क्वेश्चन पूछा वो उसने सही बताया, तीसरा क्वेश्चन सही बताया। अब मैंने ये कर लिया कि हाँ भाई इसको सब कुछ आता है। हो सकता है उसके बाद उसको कुछ ही ना आता हो, उसको आते ही वो 3 क्वेश्चन हो और वही 3 क्वेश्चन मैंने पूछ लिए।
ऐसा हो सकता है कि मतलब जजमेंट के हिसाब से जजमेंट हमारी कभी कभी गलत भी हो सकती है, तो बायसनेस हमारे यहां पर हो जाती है। तो इस तरीके से चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। अब जैसे कई बार क्या होता है बेटा, वाइवा वाले आते हैं बाहर से, वो शक्ल देख के बता देते हैं इस बच्चे को कितना आता है। हमारी क्लास में एक बच्चे से उठाया, बेटा सच बता दे ये फाइल तो कहां से बनवा के लाया। भगवान जाने उसने तुक्का मारा या क्या सीन था उसका, फिर उसने आगे कुछ बोला ही नहीं, उसने बोला कि सर मैं पटेल चेस से लेकर आया हूं, उसने बोल दिया। और फिर उसके बाद उसने कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा। उसने बोला ठीक है बेटा, जब तुम बनाया ही तुमने नहीं है तो तुमसे क्या ही क्वेश्चन पूछे। ऐसा भी हो जाता। अब नहीं तुम बोलो नहीं मैम हमने खुद बनाया मैम, मेहनत करी है, ये करा, बाद में जाके वो जजमेंट करता कि नहीं बेटा अब बता। ऐसा हो जाता है कि इस तरीके से भी चीजें इसमें हो जाती है। तो पर्पसिव में आप लिख लो, व्हेन द रिसर्चर इज एक्सपीरियंस and select sample by experience and select the sample by best of judgment। बाय बेस्ट ऑफ जजमेंट। अब मान लो फॉर एग्जांपल मुझे बोला कि एक काम करो 50 लोगों से डेटा भरवाओ। अब मैंने 50 में से 20 ही लोगों से डेटा भरवाया और उस 20 के बेसिस पे ही मैंने जजमेंट दे दी कि बाकी लोगों का भी यही मानना है, या बाकी लोगों का मैंने डेटा खुद ही भर लिया कि 20 लोग जैसा कह रहे हैं बाकी लोग भी ऐसे ही कह रहे होंगे। या मैंने 60 लोगों से भरवाया, 40 लोगों का डेटा मैंने खुद ही भर लिया, या उनसे मैंने डेटा लिया ही नहीं, उसके बेसिस पे मैंने रैंडमली क्या कर दिया, टिक मार दिया। ऐसा भी हो सकता है कि इसके बेसिस पे मैंने क्या कर दिया, रैंडमली कोई भी मतलब जो चीजें मैंने क्या कर ली, सिलेक्ट कर ली। तो इस तरीके से मतलब जो है चीजें जजमेंट के हिसाब से जो 60 के बेसिस पे जो जजमेंट आई वही जजमेंट मैंने क्या कर दी 100 के बेसिस पे दे दी। तो ऐसा हो सकता है। हम सोच रहे कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, अपनी जजमेंट के हिसाब से हम चीजें देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोटा सैंपलिंग। पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप, ठीक है, इसमें लिखो पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप, देन some fixed number are selected, then some fixed number are selected। अब जैसे मान लो बेटा आपका क्या हुआ, आपकी 100 वैकेंसी निकली, कहीं पर आपकी 100 वैकेंसी निकली। अब वो 100 वैकेंसी में सीन ये हो गया कि इसमें वो मेल में भी डिवाइड हो गई और वो फीमेल में भी डिवाइड हो गई, ठीक है, मेल और फीमेल। उसके बाद फिर वो क्या हो गया, वो सब्जेक्ट वाइज बन गई या कोई कैटेगरी वाइज बन गई कि एससी एसटी ओबीसी जनरल। बेटा सीट निकल रही है 5 में से एक सीट एससी की, एक सीट ओबीसी की, एक सीट इसकी, एक सीट उसकी, तो वो क्या हो गया बेटा, सबको इक्वल चांस तो नहीं मिले ना। वहां पे मैंने बोला कि बेटा मुझे 10 लोग सिलेक्ट करने हैं, 10 में से 6 मेल होने चाहिए और 4 आपके फीमेल होने चाहिए। ये कोटा सैंपलिंग है। मैंने बोला कि मतलब हमारे पास सिर्फ 2 वैकेंसी है और 2 वैकेंसी में से एक वैकेंसी ओबीसी की है और एक वैकेंसी आपकी एससी की है। तो यहां पे तो बेटा क्या हो गया, पार्शियलिटी हो गई। और दूसरी चीज कि यहां पर कोटा भी हो गया कि 2 वैकेंसी को भी मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया एक फिक्स प्रोपोर्शन में। ऐसा हो जाता है कि मतलब जितनी भी सीटें आती हैं उसमें से आरक्षण जो हमारा रह जाता है, जैसे मान लो भाई एससी वाले बच्चों का अलग आरक्षण है, ओबीसी वालों का अलग है, जनरल वालों का अलग है, ईडब्ल्यूएस का अलग है, तो बेटा वो सीटें रही कितनी जाती, थोड़ी थोड़ी सीटें रह जाती हैं। अब उसमें से दूसरी चीज ये आ गई कि जनरल वाले बच्चे जनरल में ही फाइट करेंगे, लेकिन अदर कैटेगरी वाले बच्चे जनरल में भी आ सकते हैं। अब यहां पर एक और पंगा आ गया आपका, ठीक है। तो अब जैसे ईडब्ल्यूएस वाला है, अब ईडब्ल्यूएस वाले मतलब जनरल वाले ही ईडब्ल्यूएस में जा सकते हैं, अदर कैटेगरी वाले ईडब्ल्यूएस में नहीं जा सकते। तो वहां पर अलग अलग कैटेगरीज मतलब हमने क्या कर दी, डिवाइड कर दी। मैंने बोल दिया कि भाई जो मुझे डेटा कलेक्ट करना है उसमें से मैंने फिक्स प्रोपोर्शन मतलब जो क्या कर लिया, इतने मेल होने चाहिए, इतने फीमेल होने चाहिए, इतनी ये कैटेगरी होनी चाहिए, उतनी वो कैटेगरी होनी चाहिए, इसको मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। तो ऐसी चीज को मैं क्या बोलूंगा, ऐसी चीज को मैं बोलूंगा
कोटा सैंपलिंग। ठीक है, एक नेक्स्ट आती है आपकी स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल वाला क्या सीन है? स्नोबॉल को हम रेफरेंस सैंपलिंग भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है रेफरेंस सैंपलिंग। व्हेन पॉपुलेशन इज नॉट इजीली ट्रेसेबल, व्हेन पॉपुलेशन इज नॉट इजीली ट्रेसेबल, देन रिसर्चर यूज स्नोबॉल सैंपलिंग। अब आप इसको ऐसे समझो, देन रिसर्चर यूज स्नोबॉल सैंपलिंग। अब देखो होता क्या है कि जैसे स्नो होती है ना बेटा, अब जैसे छोटा एक स्नो लिया, उसको इकट्ठा किया आपने, और इकट्ठा करके ऊपर से आपने उसको क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। अब वो अपने साथ में बहुत सारी स्नो क्या करता रहेगा, इकट्ठा करता रहेगा, और इकट्ठा करते करते एक बड़ा गोला बन जाएगा। हाँ, क्या लिखा आपने? व्हेन पॉपुलेशन इज नॉट इजीली ट्रेसेबल एंड क्या लिखा था आपने? When population is not easily traceable, then researcher use snowball sampling on the basis of previous sample, on the basis of previous sample। अब जैसे मान लो बेटा, आप ऐसे समझो, on the basis of previous sample या previous respondent। अब देखो आप ऐसे समझो कि मैंने ये नया नया कोचिंग खोला। अब बेटा ऐसा तो है नहीं कि भाई बच्चों की भीड़ जारी होगी और कोचिंग का गेट देख के बच्चे आ जाएंगे। अब मैंने तो पहले दिन ही मतलब खाली यहाँ पे क्या डाला है, चेयर और टेबल डाली है। अब मेरे पास घूमते घूमते एक बच्चा आ गया, मेरे पास घूमते घूमते एक बच्चा आ गया। अब उस बच्चे को मैंने बताया, वो बच्चा हमसे सेटिस्फाई हो गया, उसने बोला कि ठीक है सर हम क्लासेस ले लेंगे। अब उस बच्चे को मैंने क्या कर दिया, अपना कार्ड पकड़ा दिया और उसको बोला बेटा तेरे आसपास में या तेरे नोन में जो फ्रेंड वगैरह जो होंगे उनको क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब उसके रेफरेंस से 3 बच्चे आ गए, उसके रेफरेंस से क्या हो बेटा, 3 बच्चे आ गए। अब उन 3 को भी हमने क्या करा, सेम प्रोसेस दिया। अब उस 3 ने फिर आगे प्रोसेस किया, आगे प्रोसेस करते 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 अब हमें ये नहीं पता कि कौन बच्चा किसके रेफरेंस से आ रहा है, क्योंकि हम तो सिर्फ इनिशियल कैंडिडेट को देख रहे हैं ना। अब बाकी, अब मान लो भाई मैंने इनको रेफरेंस किया, इन्होंने इनको रेफरेंस किया, इन्होंने इनको करा, इन्होंने उनको रेफरेंस करा। अब उनके रेफरेंस से वो बच्चा आया हमारे पास। अब वो कह रहा है सर किसी बच्चे ने रेफरेंस दिया था, अब इन्होंने उनका नाम बताया, अब उनको हम जानते ही नहीं है क्योंकि वो बच्चा खुद किसी के रेफरेंस से आया था। अब मान लो भाई मैंने तुम्हें मतलब वो करा, तुमने आगे मेरा नाम किसी को रिकमेंड किया, उस बच्चे ने मतलब हमसे पढ़ा और वो बच्चा क्वालिफाई हो गया, उसने आगे किसी को रिकमेंड किया, फिर उसने आगे किसी को रिकमेंड किया। तो ऐसे करके हमारे पास जो डेटा है वो क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। MLM का नाम सुना आपने, मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम की पावर। क्या आप भी बनना चाहते हैं रातों रात करोड़पति? तो आइए जुड़े हमारे साथ, नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, अंकित सर का सेमिनार। तो वहां पर क्या होता है बेटा, वो ये कहता है कि हमने क्या करा, मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा, मैंने फिर ये 3 लोग जोड़े और इनको बोला कि तुम और 3 लोगों को जोड़ो और तुम लोग अपनी अपनी मर्जी के मालिक हो। मतलब तुम ये मत समझो कि तुम मेरे अंडर में काम करो, नहीं, लोग तुम्हारे अंडर में काम कर रहे हैं, तुम क्या हो, अपने बॉस हो। इन लोगों का कमीशन तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा कमीशन मुझे मिलेगा। तो ऐसे करके सीन होता है कि मतलब इन्होंने 3 बंदे जोड़े, इन्होंने 3 बंदे जोड़े, इन्होंने 3 बंदे जोड़े, उन 3 ने फिर आगे जोड़े, उन 3 ने फिर आगे जोड़े। ऐसे करते करते ये जो लेवल है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। मान लो ये बंदा फ्रॉड करके चला जाता है, इन सबका पैसा डूब जाएगा। अगर मान लो ये बंदा, इन सबका जो पैसा है वो इसी बंदे के पास आ रहा है, वो थोड़ा 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 पैसा करके इस बंदे के पास आ रहा है, अगर यही बंदा फ्रॉड करके निकल जाता है तो इनका पैसा भी क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। पहले तो कहानी बहुत खतरनाक थी। ये पैसा लेते थे, लोगों से क्या करते थे, पैसा लेते थे 500-500 रुपए करके, भाई 500 रुपए दो, 500 रुपए दो, इतना पैसा देंगे उतना पैसा देंगे। जब इन पे ज्यादा बवाल आया तो इन्होंने बोला कि अब इन्होंने इसमें प्रोडक्ट ऐड कर दिया। अब वो कोर सेलिंग मतलब क्या करे, कह रहे कि काम इनका बिजनेस मॉडल वही है। अब ये कह रहे कि हम पैसा थोड़ी ले रहे तुमसे, उतने के बदले में हम आपको एक प्रोडक्ट भी दे रहे हैं। एक कंपनी मोदी केयर करके ऐसी कोई कंपनी है,
वो भी सेम ऐसा ही प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट नहीं है 3,000 रुपए के भी, वो 500 रुपए के भी प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं तुम्हें 10,000 रुपए के, कहते हैं तुमने हमारा प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है, अब तुम कस्टमर को जोड़ो, प्रोडक्ट तो तुम यूज ही कर रहे हो, अब तुम कस्टमर को उसके फायदे बताओ, फिर तुमने मतलब जो है और लोगों को जोड़ा, फिर उसके कहने से, और क्योंकि अब तुम तो फंस गए, तुमने 3 लोगों को फंसा दिया, अब वो भी फंस गए, वो अपना पैसा निकालने के लिए 3 और लोगों को फंसा रहे, तुमने 10,000 का प्रोडक्ट खरीदा, 3,000 रुपए तुम्हें इनसे मिल गए, तो तुम्हारे तो पैसे निकल गए, अब ये फंस गए, ये फिर आगे लोगों को फंसा रहे, तो ऐसा करके सिस्टम पूरा यहां पर चलता है, ठीक है। तो ऐसा जो स्नोबॉल सैंपलिंग होती है वो भी कुछ ऐसे ही चलती है कि मतलब मुझे नहीं पता कि भाई मैंने क्या करा, मैंने बोला कि ये जो चीजें हैं वो क्या कर देना, तुम शेयर कर देना, जैसे मेरी वीडियो तुमने शेयर करी, अपनी स्टोरी पे लगाई, उसने किसी और की स्टोरी पे लगाई, उसने ऐसे करते करते वीडियो क्या हो गई, वायरल हो गई। ऐसा ही होता है कि भाई हमारे पास ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड क्या होंगे, आने शुरू हो जाएंगे। मैंने उसमें QR कोड दे रखा था और उसमें बोला था कि भाई आप अपना रिस्पॉन्स इस QR कोड पे जमा कराएं। अब मुझे नहीं पता कि भाई वो किसने स्कैन करा, कहां से आया, मेरे पास सिर्फ डेटा आता चला जा रहा है, मैं किसी को नहीं जानता, मैं सिर्फ कुछ ही लोगों को जानता हूं जिनको मैं ये चीजें बताई थी। अब उसने किसको बताई, किसके रेफरेंस से, हो सकता है तुमने 10 लोगों को बताया, 10 में से एक भी नहीं आया, हो सकता है कि 10 के 10 आ गए, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर जो रिसर्चर है उसको नहीं पता कि पॉपुलेशन इजीली ट्रेसेबल नहीं है, और ऐसे में जैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर क्या करता है भाई, अपना क्लिनिक बढ़ाने के लिए वो ऐसे ही करेगा, वो अपने क्या करेगा, रिस्पॉन्स रेफरेंस दे देगा, बोल देगा कि ठीक है भाई आगे क्या करना है, किसी को रेफरेंस दे, या हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, अगर आप मरीज पकड़ के लेकर आते हो तो आपके फीस में 10% डिस्काउंट या 20% डिस्काउंट, या आपके फीस फ्री हो जाएगी, अब तुम और मरीज पकड़ पकड़ के लेकर आओगे, तो ऐसे करके हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा बेटा, एक्सपेंड हो जाएगा। ये बिजनेस की टेक्निक्स होती हैं कि जिसमें हमने बोला कि अगर तुम और बच्चे लेकर आते हो तो हम आपको आपकी फीस में 20% डिस्काउंट दे देंगे, अब तुम अपना 20% बचाने के चक्कर में और बच्चों को लेकर आओगे, ऐसा ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालो, मेजरमेंट ऑफ स्केल, एक हेडिंग डालो, मेजरमेंट ऑफ स्केल। अब देखो बेटा क्या होता है कि जब हम डेटा मतलब यूज करते हैं, मैंने आपको बताया ना सैंपल से जब आप डेटा कलेक्ट करोगे, अब कुछ डेटा तो ऐसा होता है जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, कुछ डेटा ऐसा होगा जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जिसमें कुछ डेटा में खाली कैटेगरी ही बना सकते हो। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि भाई जेंडर बताओ आप अपना, तो भाई आप मेल या फीमेल पे टिक करोगे, नेशनैलिटी बताओ, या तो आप इंडियन रहोगे या फॉरेनर रहोगे, अगर आप इंडियन टेरिटरी के हो तो इंडियन, अगर आप इंडिया से बाहर के कहीं के हो तो फॉरेनर हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने आपसे पूछा कि भाई आपका मैरिटल स्टेटस बताओ, तो मैरिटल स्टेटस में बताया कि भाई आपने या तो मैरिड या अनमैरिड, या मान लो एक कैटेगरी और मान ली मैंने डाइवोर्स्ड, है ना, 2-3 कैटेगरी होती है। अब ऐसे करके मतलब अब मैं बोलूं कि भाई इसको क्वांटिफाई करो, तो उसको क्वांटिफाई थोड़ी कर पाओगे, कुछ डेटा को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई आप जरा हमें ये बताइए कि आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या है। अब सेटिस्फेक्शन लेवल को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, हाउ यू आर फीलिंग टुडे, सैड, वेरी सैड, हैप्पी, वेरी हैप्पी, एवरेज। तो इस तरीके से मतलब जो हमने क्या कर दिया, कुछ रेटिंग स्केल आपको, अलग अलग तरीके के रेटिंग स्केल आपको यहां पर क्या करने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वांटिटेटिव डेटा है तो अलग मेजरमेंट स्केल यूज करोगे, अगर क्वालिटेटिव डेटा है तो अलग मेजरमेंट स्केल यूज करोगे। लेट्स सपोज कि आपकी पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी को कैसे डिफाइन करोगे आप, पंक्चुअलिटी को तो आप यहाँ पे क्वांटिफाई कर ही नहीं सकते, ठीक है, तो उसके बेसिस पे अलग रेटिंग स्केल यूज करोगे। अगर मान लो नंबर्स हैं, मैं आपसे पूछूं कि भाई नंबर्स बताइए, आप अपने मार्क्स बताइए, सीजीपीए बताइए, तो सीजीपीए में कुछ थोड़ी लिख दोगे, सीजीपीए में क्या लिखो, कुछ थोड़ी लिखोगे, सीजीपीए में तो नंबर लिखोगे ना, 5.7, 6.4 ऐसे करके नंबर लिखो, वहां पर नंबर क्वांटिफाई कर सकते हो। लेकिन एज को क्वांटिफाई आप कर सकते हो, आपने पूछा कि एज, बोल दो थोड़ी सी, ऐसा थोड़ी होता कि एज थोड़ी सी, ठीक है। तो अब यहां पर कुछ चीजों को हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजों को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आप हमारी सर्विस से सेटिस्फाई है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, या 10%, 100%, 50%, तो वहां पर आप अपने जो चीजें बता सकते हो। या कुछ लोग ऐसे न्यूट्रल बोलते हैं, कुछ नहीं कह सकते, तो कुछ नहीं कह सकते मतलब एवरेज। आप हमारी रेटिंग मतलब आप हमारी जो सर्विस है उसको क्या करिए, रेट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, जहां पर 1 का मतलब वेरी पुअर और 5 का मतलब एक्सीलेंट, तो इसका मतलब 1 जिसने रेटिंग दी है इसका मतलब इससे नीचे कोई रेटिंग नहीं है, नहीं तो हम वो दे देते, ठीक है। और 5 वाला मतलब हम आपसे तहे दिल से
हम आपको पसंद करते हैं, मतलब आपकी जो सर्विस है उनको हम क्या करते हैं, लाइक करते हैं। तो इसका मतलब 5 रेटिंग का मतलब यही होता है। 4 रेटिंग का मतलब बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं हो लेकिन थोड़ा सा कम हो। 3 का मतलब एवरेज, और 3 का मतलब, और 2 का मतलब बिलो एवरेज, और 1 का मतलब वेरी पुअर। इस तरीके से हम अलग अलग रेटिंग स्केल क्या कर सकते हैं, यहां पर यूज कर सकते हैं। तो आप इसमें लिखो, एवरी रिसर्चर यूज डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल, every researcher use different type of scale measurement of scale बोलते हैं उसको, पैमाना, स्केल बोलते हैं पैमाने को, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि जो मेजरमेंट स्केल हम यूज करते हैं, एवरी रिसर्चर यूज डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल फॉर डिफरेंट वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल, टू स्पेसिफिक रूल, ठीक है। देयर आर 4 टाइप ऑफ स्केल, देयर आर 4 टाइप ऑफ स्केल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और आपका रेशो, ठीक है। 4 तरीके के स्केल हम क्या करेंगे, यहां पर यूज करेंगे। इसको आप ऐसे समझना, NOIR, नॉमिनल और ऑर्डिनल, ये तब यूज करे जाते हैं जब डेटा हमारा क्वालिटेटिव हो, जब डेटा क्या हो हमारा क्वालिटेटिव। और इंटरवल और रेशो तब यूज करे जाते हैं जब हमारा डेटा क्या हो, क्वांटिटेटिव हो, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा के लिए हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। हम जो हाइपोथेसिस बनाए हमने, अगर डेटा हमारा क्वालिटेटिव डेटा है तो यहां पर हम क्या करेंगे, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज करेंगे, ठीक है। और अगर हमारा डेटा क्वांटिटेटिव है तो हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करेंगे। इनके लिए जो आपका टूल यूज होता है वो मीन यूज होता है, और यहां पर जो टूल यूज होता है वो आपका मीडियन यूज होता है, ठीक है। चलिए, तो हमारे अलग अलग तरीके का मेरा डेटा हो सकता है। अब उस डेटा के बेसिस पे मैं क्या करूंगा, पूरी एंटायर कैटेगरी को डिवाइड करूंगा, और जैसा मेरा स्केल है उसके बेसिस पे मैं यहां पर बता सकता हूं। अब जैसा क्वेश्चन एयर बना रहे हो उसके हिसाब से आप रेटिंग स्केल यूज करोगे। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, यहां पर अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं ना हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए, तो यहां पर हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करेंगे, ठीक है। और यहां पर जो हम सेंट्रल टेंडेंसी यूज करेंगे वो कौन से यूज करेंगे, मीडियन यूज करते हैं। और यहां पर जो यूज करते हैं वो हम मीन यूज करेंगे, क्योंकि मीन तो एग्जैक्ट नंबर को बताता है ना, और ये हमारे पोजिशनल वैल्यूज को बताता है, ठीक है। चलिए, आप सबसे पहले लिखिए नॉमिनल, पहले आप नॉमिनल को समझिए। नॉमिनल डेटा इज यूज्ड फॉर कैटेगरीज ओनली, नॉमिनल डेटा इज यूज फॉर कैटेगरीज ओनली, मतलब यहां पे सिर्फ कैटेगरीज बना सकते हो, नो ऑर्डर, रैंक और प्रेफरेंस कैन बी गिवन। यहां पे ना तो आप कोई ऑर्डर यूज कर सकते हो, नो ऑर्डर, रैंक और प्रेफरेंस कैन बी गिवन, ना तो आप कोई ऑर्डर यूज कर सकते हो, ना किसी को कम ज्यादा आप कर सकते हो, ना किसी को रैंक दे सकते हो, ना आप उसको प्रेफरेंस मतलब आप दे सकते हो, ओनली कैटेगरी कैन बी यूज, ठीक है। ओनली कैटेगरी कैन बी यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, जेंडर, नेशनैलिटी,
मैरिटल स्टेटस, जेंडर, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, ब्लड ग्रुप, है ना। अब इसमें कोई आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई ए बी पॉजिटिव नेगेटिव, सिर्फ कैटेगरी तो आप बना सकते हो, इसके अलावा कुछ इसमें रैंकिंग नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते ए को सुपीरियर मानो, बी को कम मानो, इसको कम मानो, उसको कम मानो, भैया सब अपने अपने बराबर है। जैसे रिलीजन का है बेटा, रिलीजन के बेसिस पे मैंने क्या कर दिया, 4 उसमें डिवाइड कर दिया, आपके हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और आपके सिख। अब यहां पर आप ये नहीं कह सकते भाई हिंदू सुपीरियर है या क्रिश्चियन सुपीरियर है या मुस्लिम सुपीरियर है या ये सुपीरियर है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। मेल और फीमेल को आपने बना दिया, इसमें कोई कैटेगरी आप मतलब सिर्फ कैटेगरी तो डाल सकते हो, इसके अलावा कोई इसमें ऑर्डर नहीं दे सकते कि भाई मेल सुपीरियर है या फीमेल सुपीरियर है, ऐसी कोई कैटेगरी आप यहां पर नहीं दे सकते। जैसे हेयर कलर है, अब हेयर मैंने आपसे पूछा कि भाई आपका जो हेयर कलर है वो कितने हैं, मतलब किस तरीके का हेयर कलर है, उसमें ऑप्शन दे दिया आपको, भाई ग्रे दे दिया, व्हाइट दे दिया, ब्लॉन्ड दे दिया, ब्राउन दे दिया, ब्लैक दे दिया, तो ये 3-4 मतलब वो कैटेगरीज आपको दे दी। अब उसमें से क्या करोगे, अगर जिस तरीके के आपके हेयर हैं उस पर क्लिक कर दोगे, उसमें एक ऑप्शन और दे दिया नो हेयर, अब भाई हेयर ही नहीं है तो भाई ठीक है भाई, आप कैसे बताओगे वहां पे, फिर नो हेयर वाला जो है वो दे दिया। या अगर मान लो उसमें से मेरे जो हेयर का कलर है वो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसमें अदर्स लिख दिया मैंने, तो ठीक है भाई, अगर आपका कलर उसमें से एग्जिस्ट नहीं करता तो भाई अदर्स पे क्लिक कर दो, ठीक है। आपका मोड ऑफ एजुकेशन क्या है, जैसे मोड ऑफ एजुकेशन पूछा भाई, या तो ऑफलाइन रहेगा या ऑनलाइन रहेगा, या तो डिस्टेंस से रहेगा या फिर आपका जो है वो ऑफलाइन आपका लर्निंग रहेगा, तो उसके बेसिस पे क्या करा भाई, आपका ये चीजें आपने यहां से पता करी। इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कोई रैंक नहीं है, कोई प्रेफरेंस नहीं है, सिर्फ कैटेगरीज बना सकते हो और चीजें इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉमिनल। नॉमिनल के बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल में नॉमिनल तो आपका रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक चीज इसमें और ऐड हो जाती है, रैंक और ऑर्डर कैन बी गिवन। कैटेगरीज तो बनाओगे, लेकिन आप इसमें से रैंक और ऑर्डर भी दे सकते हो, ठीक है। हाँ, ऑर्डिनल में आप लिख सकते हो, इट इंडिकेट रैंकिंग और ऑर्डर ऑफ वेरियस कैटेगरीज। and there is difference between two rank but exactly different cannot be estimate। टू रैंक मतलब 2 रैंक अगर मैं दे रहा हूं तो उसमें डिफरेंस तो है बट एग्जैक्टली डिफरेंस कैन नॉट बी आइडेंटिफाई, ठीक है बेटा। जैसे मान लो आपको बोला कि सेटिस्फैक्शन लेवल, ठीक है, एक एग्जांपल लिखो इसमें, सेटिस्फैक्शन लेवल, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस हाई मीडियम लो, ठीक है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको सोशल इकोनॉमिक स्टेटस कि भाई आपका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो कैसा है, लो है, मीडियम है, हाई है, ठीक है। आपसे ये पूछा कि भाई आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, तो भाई ज्यादातर लोग बोलेंगे भाई मिडिल क्लास से हैं। कितने मिडिल क्लास से हो ये ना ही पूछो तो बढ़िया है, ठीक है। अब कोई बंदा बोले कि भाई अपर क्लास से हैं, अगर कोई बंदा ये बोलता है कि भाई हम तो अपर क्लास से हैं तो उनकी कैटेगरी अलग हो जाती है। एक बंदा बोल रहा है कि भाई हम तो लोअर क्लास से आते हैं, उनकी कैटेगरी अलग हो जाती है। लेकिन एग्जैक्टली आप चीजों को डिफाइन नहीं कर सकते कि दिस एग्जैक्टली मीन द मिडिल क्लास और दिस एग्जैक्टली मीन द लोअर क्लास, है ना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ठीक है, आउटस्टैंडिंग और एक्सीलेंट, आपको ये पता है भाई आउटस्टैंडिंग अलग होता है, एक्सीलेंट अलग होता है। कितना अलग होता है, गुड और वेरी गुड, भाई एक उसको मिला गुड और एक उसको मिला वेरी गुड, उसके साथ में एक मैडम ने स्माइली और दे दी। अब वो भाई कितना मतलब जो है भाई कितना डिफरेंशिएट है। अब जैसे सैड और वेरी सैड, ठीक है। अब किसी ने पूछा भाई हाउ यू आर फीलिंग टुडे, तो एक पर्सन ने बोला सैड, एक पर्सन ने बोला वेरी सैड। अब भैया सैड और वेरी सैड अलग अलग है, ये तो हमें समझ आ रहा है, लेकिन आपका जो सैड और वेरी सैड में कितना डिफरेंस है ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने आपको एक फूड टेस्ट करवाया
और आपसे उसका रिएक्शन पूछा, और आपसे पूछा कि भाई ये जो फूड है वो आपको कैसा लगता है, ठीक है। अब आपने ऐसे करके बताया, ठीक है, बढ़िया, 1 नंबर का। या आपने ऐसे करके बताया, अब समझ ही नहीं आया वो ऐसे करके जो बताया वो अपने क्या था, मतलब बढ़िया था, घटिया था, मतलब क्या था। या आपने बोला ऐसे करके, मतलब जो है अब अलग अलग एक्सप्रेशन के हिसाब से आप अलग अलग तरीके की चीजें बता रहे हो। तो यहां पर जब ऐसा स्केल आप यूज कर रहे हो कि जिसको आप एग्जैक्टली डिफाइन तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ कैटेगरी में हम उसको डाल सकते हैं। जैसे मान लो हाउ यू आर फीलिंग अबाउट द सर्विस ऑफ दिस कोचिंग सेंटर। तो अब उसमें मुझे पता है कि भाई 1 और 2, 1 और 2 के बीच में डिफरेंस तो है, लेकिन कितना डिफरेंस, भाई किसी ने 1 दिया, किसी ने 2 दिया, किसी ने 3 दिया, किसी ने 4 दिया, किसी ने 5 दिया। तो इन्होंने अलग अलग तरीके से मतलब जो दिए होंगे ना, जैसे मतलब ठीक है, ठीक ठीक है, प्रेजेंटेशन कैसी है, ठीक ठीक है, ओके ओके है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ओके में और बढ़िया में अंतर है, बढ़िया में और बहुत बढ़िया में अंतर है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस उसमें भी अंतर है। अब वो कितना अंतर है ये आप आइडेंटिफाई, कैटेगरी तो है, कैटेगरी तो ऑब्वियस सी बात है कि कैटेगरी है आपके, भाई आपका एक्सीलेंट है, गुड है, बेटर है, गुड बेटर बेस्ट, ये मान लो 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई। और आपको बोला कि भाई आप जो है क्या कीजिए, आप जो है टीचिंग मेथड को आप जो है क्या कीजिए, गुड बेटर और बेस्ट। मान लो यहां से जाने के बाद आपसे रिव्यू लिया और आपको बोला कि भाई टीचर का जो टीचिंग स्टाइल जो था वो कैसा लगा आपको, 3 ही ऑप्शन दिए गए, गुड बेटर और बेस्ट, या पुअर और वेरी पुअर। अब देखो थोड़ा थोड़ा अंतर है, अब जिसको जैसा समझ आया उसने वैसे क्या कर दिया, उसको टिक कर दिया। तो वैसा मतलब जो आपका थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन एग्जैक्टली कितना अंतर है ये तो आप यहां पर नहीं बताओगे। आपसे पूछा कि भाई आप आउट ऑफ 10 अपने आप को रेट करो, ठीक है। अब आप उसको कैसे रेट करोगे, ठीक है। अब आपको बोला कि भाई आप अपनी इंग्लिश को जो है वो, या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को क्या करो, आप अपना मेजरमेंट स्केल पे रखो कि भाई आपका एक्सीलेंट, एवरेज, बिलो एवरेज, पुअर। तो इसके हिसाब से आपने जो है रेटिंग स्केल जो भी आप चूज करोगे उसके हिसाब से आप अपना देख सकते हो। मतलब लिखनी आती है, बोलनी नहीं आती, बोलनी आती है बट लिखनी नहीं आती, लिख लेते हैं बट बोल भी लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं, लेकिन उतने एंसेंट के साथ में हम नहीं बोल पाते। तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज मतलब हमारी यहां पर आ जाती है। तो ऐसे स्केल को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनल स्केल। तो ऐसे में जो डेटा है वो हमारा क्या है, ऐसे में जो डेटा है वो हमारा क्वालिटेटिव डेटा एग्जिस्ट करता है। इसके बाद एक, अच्छा यहां पे कुछ प्लस माइनस भी नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना, इसमें कुछ प्लस माइनस भी आप यहां पर नहीं कर सकते। एक कैटेगरी और हम आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरवल। इंटरवल वाली जो कैटेगरी होती है इसमें ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक चीज इसमें और एक्स्ट्रा हो जाएगी कि इसमें आप प्लस माइनस कर सकते हो। मतलब ये सारा मतलब रैंक कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, ये सब चीजें तो आप कर सकते हो, लेकिन इसमें एक मैथमेटिकल ऑपरेशन और कर सकते हो, दैट इज योर प्लस और माइनस, ठीक है। तो उसमें आप लिखो इंटरवल इक्वल इंटरवल between the values, equal interval between the values, but no true zero is defined, but no true zero is defined. In this scale, addition or subtraction can be possible, not other operations can be possible but not other operation। मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यहां पर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें एक एग्जाम्पल जो है लिख सकते हो, टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो एक टेम्परेचर है 10 डिग्री का और एक टेम्परेचर है 20 डिग्री का। अब हमें पता है कि भाई इनके बीच में 10 डिग्री का डिफरेंस है, लेकिन जीरो वाला जो सीन है वो ये है, क्या आप ये कह सकते हो कि 20 डिग्री पे जो टेम्परेचर रहेगा वो एग्जैक्टली डबल रहेगा 10 डिग्री का? भाई 10 डिग्री पे जो हॉटनेस है और जो आपका 20 डिग्री पे जो हॉटनेस है, क्या वो एग्जैक्टली डबल होगी? एग्जैक्टली डबल का कोई यहां पर सिस्टम
नहीं है। तो इसमें आप ये कहना रेशियो प्रोपोर्शन आप यहां पर यूज नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप ये बता सकते हो कि भाई इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, इसके अलावा और कोई ऑपरेशन यहां पर नहीं कर सकते। प्रपोर्शन भी आप यहां पर नहीं निकाल सकते। जैसे हम जो है एक चीज को हम यहां पर डिफाइन करते हैं तो यहां पे प्लस माइनस तो आप इसमें निकाल सकते हो, अदरवाइज और कोई चीज यहां पर जो यूज नहीं कर सकते। ट्रू जीरो वाला सीन ये है कि अब यहां पर एग्जैक्टली जो चीजें हैं वो यहां पर आप डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई जो अब जैसे कोल्डनेस है, एक टेम्परेचर है -5 और एक टेम्परेचर है -10, क्या -10 पे जो कोल्डनेस है और आपके -5 पे जो कोल्डनेस है, अब आपको पता है कि भाई दोनों कोल्डनेस तो आपकी है, लेकिन क्या ये एग्जैक्टली डबल होगी? नहीं, इनकी जो कोल्डनेस होगी वो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा। नंबर्स में तो भले ही चाहे आपका जो है वो डिफरेंस है। अब आपको पता है कि जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे मान लो एक नंबर ऊपर या नीचे होने से ही क्या हो जाता है, आपका ग्रेड चेंज हो जाता है। अब मान लो एक बच्चा है जिसके, अब जैसे मान लो भाई हमने एक कैटेगरी रखी 0 to 10 और 10 to 20। अब मान लो किसी का 10 आ गया, अब किसी बच्चे के 10 आ गए, अब वो 10 वाला किस में आएगा? 10 वाला हमेशा जो वो इसमें आएगा। एग्जैक्टली यहां पर अगर आप देखो तो ये रेटिंग स्केल को बराबर करने के लिए हमने इस तरीके की फ्रीक्वेंसीज बनाई है, लेकिन यहां पर 0 to 9 यहां पर रखे जाते हैं, 10 जो है वो यहां पर आता है और 10 to 19 इसमें रखे जाएंगे और 20 वाला जो है वो नेक्स्ट उसमें रखा जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो भाई एक बच्चा है, अब जैसे एक ग्रेड आपका एक नंबर ऊपर होते ही आपका ग्रेड क्या हो जाता है बेटा? चेंज हो जाता है। तो यहां पर हम जो चीजें हैं वो इस तरीके से क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। एक लास्ट स्केल आता है जिसको हम बोलते हैं रेशो। रेशो वाला सबसे हाईएस्ट मेजरमेंट स्केल होता है। इट इज द हाईएस्ट मेजरमेंट स्केल जहां पर हम सारे पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं, मतलब प्लस माइनस और आपका जो है रैंकिंग, ऑर्डर, प्रेफरेंस, सारे पैरामीटर्स को आप इसमें यूज कर सकते हो। तो आप इसमें लिख सकते हो इट इज द मोस्ट एडवांस स्केल, इट इज द मोस्ट एडवांस स्केल used by researcher। Advanced use scale used by the researcher in which he can apply all mathematical operation like plus, minus, multiplication, division। multiplication, division, and true zero is representative, and true zero is defined या representative। is and true zero can be डिफाइंड और रिप्रेजेंटेटिव। यहां पर ट्रू जीरो हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इनकम है, जैसे हमारा क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगी। मान लो एक पर्सन की इनकम है 5000 और एक पर्सन की इनकम है 10000। अब इसमें किसी भी तरीके से आप देख लो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, उसका जो प्रपोर्शन, रेशो, प्रपोर्शन, प्लस माइनस डिवीजन, सारी कैटेगरीज आप यहां पर यूज कर सकते हो। मतलब आप ये भी बता सकते हो भाई 10,000 वाली इनकम ज्यादा है, 5,000 वाली इनकम कम है, ठीक है, और 10,000 में एग्जैक्टली डबल सामान आएगा जितना हमारा 5,000 में आता है, ठीक है। उसमें आप जो है प्लस करोगे, माइनस करोगे, और ये जो है एग्जैक्टली चीजें हमारी डबल है, ठीक है। रेशो भी यूज कर सकते हो, प्रपोर्शन भी यूज कर सकते हो, और यहां पर ट्रू जीरो क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। तो कई बार ये पूछता है कि इसमें अगर कोई रिसर्चर इस तरीके का स्केल यूज कर रहा है तो वो कौन कौन सी चीजें वो यहां पर यूज कर सकता है। इसमें एक चीज और लिख लेना, इन रेशो रिसर्चर कैन यूज मीन, in ratio researcher can use mean, standard deviation, correlation, regression as statistics tool। मतलब इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये वो क्या कर सकता है? यूज कर सकता है, ठीक है। ही कैन यूज मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन एज अ स्टैटिस्टिकल टूल। हाँ, जब हम क्वेश्चन ये डिजाइन करते हैं ना
क्वेश्चनियर जब आप डिजाइन करोगे तो उसमें रेटिंग स्केल यूज करोगे, कौन सा रेटिंग स्केल आप उसमें यूज करोगे, तो वहां पर ये इसको यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद एक हेडिंग डालो, अभी तो टाइम है। कहाँ ज्यादा हुआ, 2 ही चीजें तो कवर करिए इसमें। चलो इसमें एक चीज और लिख लो, नहीं ये रेशो वगैरह तो ये तो कंप्लीट हो गया आपका, इसमें एक चीज और लिख लो, एरर्स इन सैंपलिंग, वो भी आ जाएगा उसमें भी, वो पहले भी मैंने बताया हुआ है, बस थोड़ा सा उसके बारे में लिखवाना है। देखो एरर्स इन सैंपलिंग, देखो कई बार ऐसा हो जाता है कि जब हम एरर, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि रिसर्चर जब अपनी चीजें सिलेक्ट कर रहा है तो कई बार उसमें एरर भी हो जाते हैं, एरर मतलब गलतियां। अब ऐसा हो सकता है कि रिसर्चर भी एक इंसान है, उससे भी कई बार गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। अब वो जो गलतियां हैं वो आप कैसे उसको डिफाइन करोगे, अब कई बार इसमें से क्वेश्चन आता है, एक होता है टाइप 1 एरर और एक होता है टाइप 2 एरर, ठीक है। लेकिन पहले आप इसको ऐसे समझो कि रिसर्चर जब अपना रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, जब रिसर्चर अपना रिजल्ट को कंक्लूड करता है तो कई बार उससे गलतियां हो जाती हैं। अब जैसे कई बार ऐसा हो जाता है 2 ड्रग्स थे, दोनों सेम थे, रिसर्चर ने ये कंक्लूड कर दिया दोनों ड्रग्स अलग अलग है, यहां पे उससे गलती हो गई, जबकि दोनों ड्रग्स सेम थे, या 2 ड्रग्स अलग अलग थे, हमें पता है कि दोनों ड्रग्स अलग अलग हैं, लेकिन रिसर्चर ने ये कंक्लूड कर दिया कि दोनों ड्रग्स सेम हैं, ये भी गलती हो जाती है। अब जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि कई बार कुछ गलतियां सैंपलिंग की वजह से होती हैं कि हमने सैंपल ही गलत सिलेक्ट किया था, और कुछ गलतियां हमारी नॉन सैंपलिंग एरर की वजह से भी हो सकती हैं। लिखने में मिस्टेक हो गई, मैंने आपसे पूछा कि भाई आपके मार्क्स कितने आए, आपने बोला 59, अब वो सामने वाले बंदे को यही नहीं पता कि 59 कितना होता है, अब उसने ये पूछना ठीक नहीं समझा कि वो मैडम से पूछे कि मैडम 59 कितना होता है, तो उसने अपनी मर्जी से लिख दिया, उसने लिख दिया 89। अब यहां पर क्या हुआ बेटा, ये गलती हो गई कई बार, तो ऐसा हो जाता है। अब जैसे अभी परसों की बात है, एक मेट्रो में एक मतलब जो है एक बंदे ने पूछा कि मुझे गुड़गांव सेक्टर 38 जाना है, अब वो जो बंदा था उसको हिंदी नहीं आती थी, वो कह रहा व्हाट 38, वो कह रहा भाई तू रहने दे। तो उसने फिर उसको बताया कि क्या नाम है, फिर मैंने उसको बताया, मैं कहा 38, कहता ओ 38 ये वाली मेट्रो जाएगी। तो ऐसा कई बार हो जाता है कि मतलब हमसे भी कई बार जो गलतियां हैं वो हो जाती हैं, लिखने में गलतियां हो जाती हैं। अब घर वाले का भी हिंदी में मतलब जो है बोल दे 1 नंबर लिखियो 69 75 63 52 54, अब भाई जिसको आती है वो तो लिख देगा, अब जिसको नहीं आती अब वो यही ढूंढता रह जाएगा, फिर वो पूरे दिन गाली खाएगा, बताओ तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम बेइज्जती कराओगे। ऐसे पता जब हम यहाँ से गांव जाते थे ना, अब गांव की जो गिनती होती है ना वो अलग हिंदी वाली गिनती होती है, वो अलग तरीके की गिनती होती है, मतलब ऐसे 5 को वो लिखते हैं, वो ऐसे करके लिखते हैं, ऐसे अलग अलग तरीके की गिनती होती है, वो हमें नहीं आती क्योंकि वो हमने पढ़ाई नहीं थी। गाँव में पहले वो गिनतियां पढ़ाई जाती है, जब हम गाँव जाते थे कहते तुम 57 लिख के दिखाओ, मगर 57, अब हम ऐसे लिखते थे, कहते ऐसे नहीं हिंदी वाली गिनती में, मगर हिंदी वाली गिनती में वो हमें नहीं आती, कहते तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बेकार है फिर, ठीक है। अब जैसे मतलब कई बार आपने देखा होगा कि अब जैसे गांव में जो लोग मेजरमेंट करते हैं ना वो कैसे करते हैं, वर्ग गज और ऐसे मीटर, और हम लोग जो पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर फीट, ऐसे मतलब पढ़ते हैं। और गांव में जो मतलब गज बीघा और ऐसे मतलब ओल्ड वाला सिस्टम कहते हैं, कहते तुम्हें इतना नहीं पता कि मतलब इतने इतने गज के हिसाब से इतने गज के ही कितने हो गए, मैं कहा गज ये नहीं आता, मैं हमें तो वही आता है स्क्वायर फीट आता है, ये आता है उतना आता है, मतलब जो है भाई 100 गज का हो गया तो इतने कितने स्क्वायर फीट हो गए, भैया हमें नहीं पता। तो कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो आप इसमें लिख लो समटाइम रिसर्चर कैन फाइंड एरर, sometime can researcher find error in producing the result from
डेटा रिसीव्ड, उसको जो भी डेटा रिसीव हो रहा है उसमें वो कई बार क्या करता है, गलतियां उसकी हो जाती हैं। एरर, ठीक है, इन डेटा प्रोड्यूस, ठीक है। अब ये एरर को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, सैंपलिंग एरर और नॉन सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर वाला सीन तो ये था कि सैंपल ही उसने गलत सिलेक्ट कर लिया, वैसे तो ठीक करा था उसने, लेकिन सैंपल उसने गलत सिलेक्ट कर लिया, सैंपल बहुत ज्यादा बड़ा ले लिया या सैंपल बहुत ज्यादा छोटा ले लिया, तो उसकी वजह से भी कई बार आपका जो है उसकी गलती हो जाती है। तो ये हमारी जो गलती होती है वो किसकी वजह से होती है, सैंपलिंग की वजह से होती है, ठीक है। और एक होते हैं हमारे नॉन सैंपलिंग एरर। नॉन सैंपलिंग एरर में आ जाएगा आपका मेजरमेंट एरर हो जाएगा आपका, आपने मेजरमेंट करने में ही गलती कर दी, आपने काउंटिंग में ही गलती कर दी। अब कई बार कुछ चीजें काउंटिंग वाली थी, आपने काउंटिंग में ही गलती कर दी, जैसे आपको पूछा आप गिन के बताओ कि भाई कितने लोग हैं, आपने जो है ऐसे करके मतलब जो एक अंदाजा मतलब वो करा और आपसे काउंटिंग में ही क्या हो गई, मिस्टेक हो गई, और वो फिर आपने वहां पे क्या लिख दिया ऐसा। तो ऐसा हो सकता है, मेजरमेंट में ही आपकी गलती हो गई। रिस्पॉन्स एरर हो गया, किसी का रिस्पॉन्स लिखना ही भूल गया मैं, ये सैंपलिंग एरर नहीं है, ये नॉन सैंपल, सैंपल तो ठीक था लेकिन यहां पर रिस्पॉन्स में आपका जो है एरर हो गया। मैंने सोचा था कि इस बंदे का रिस्पॉन्स में बाद में लिख लूंगा, बाद में मैं लिखना भूल गया उसमें, ठीक है। या किसी बंदे का जो एरर था वो मैंने 2 बार नोट कर लिया, या किसी का मैं एरर ही रिकॉर्ड मतलब जो उसमें जो उसका रिस्पॉन्स था उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गया, ठीक है। या रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन जब मैं प्रोसेस करने आया तो प्रोसेस करते टाइम मेरे से गलती हो गई, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि इस तरीके से भी चीजें हो जाती हैं। या इंटरव्यू करते टाइम भी मतलब जो है एरर आपका हो सकता है, तो इस तरीके के एरर हमारे यहां पर आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे पास 2 टाइप के एरर रहते हैं, सैंपलिंग में भी 2 टाइप के एरर रहते हैं, एक होता है मेरा टाइप 1 एरर और एक होता है मेरा टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर को मैं अल्फा से रिप्रेजेंट करता हूं और इसको मैं बीटा से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो पहले आप हेडिंग डालो टाइप 1 एरर, when a researcher reject true null hypothesis, मतलब कोई चीज सही थी और गलती से उसने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो ऐसे एरर को मैं क्या बोलूंगा, ऐसे एरर को मैं बोलूंगा टाइप 1 एरर, या इसको हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। टाइप 1 एरर, ट्रू नल हाइपोथेसिस। देखो कोई नल हाइपोथेसिस हमारा सही था लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, गलत कर दिया, तो ऐसे एरर को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टाइप 1 एरर। इट इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स पॉजिटिव, इसको बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। इसमें एक एग्जांपल लिख लो, कंक्लूडिंग अ ड्रग is effective, concluding a drug is effective when it actually does not impact, when actually it does not affect, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दिया था ना कि जैसे मतलब 2 ड्रग्स अलग अलग थे और तुमने ये प्रूफ कर दिया दोनों सेम है, तुमने क्या कर दिया, ये प्रूफ कर दिया कि दोनों क्या हैं, सेम है। अब इसको थोड़ा सा और ज्यादा डेप्थ में समझो, मान लो हमारी कट ऑफ गई थी 164 पे, ठीक है। एक हमने कट ऑफ मानी जिसकी कट ऑफ गई थी 164 पे, एक बच्चा था जिसके नंबर आए 164.32। हाँ भाई ध्यान समझो उसको, अगर मान लो हमारी जो कट ऑफ गई थी बेटा कितने पे गई थी, 164 पे, एक बच्चा था जिसके नंबर आए थे 164.32, कायदे में इस बच्चों को क्वालिफाई होना चाहिए था, लेकिन हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है इसमें नॉट क्वालिफाइड।
तुम्हारे एग्जैक्टली 164 होने के बावजूद भी तुम्हारा जो रिजल्ट है वो उसमें नॉट क्वालिफाइड शो कर रहा है ना। तो ऐसे एरर को हम क्या बोलेंगे बेटा? ऐसे एरर को हम बोलेंगे टाइप 1 एरर। वहीं पर एक दूसरा बच्चा था जिसके नंबर आए थे 163.79। कायदे में इसको क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके रिजल्ट में लिखा हुआ आ रहा है यू आर क्वालिफाइड। तो ऐसे एरर को हम बोलेंगे टाइप 2 एरर। मतलब जब कोई चीज गलत थी और गलती से हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ऐसे एरर को हम क्या बोलेंगे? टाइप 2 एरर। कोई चीज सही थी और गलती से रिसर्चर ने उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे टाइप 1 एरर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइप 1 एरर तब होता है जब नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, रिसर्चर एक्सेप्ट, नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, रिसर्चर रिजेक्ट, नल हाइपोथेसिस इज दिस, या नल की जगह वो ऑल्टरनेट भी दे देगा। तो यहां पे पहली बात तो ऑल्टरनेट वाला ऑप्शन चेक ही नहीं किया जाता है, रिसर्चर हमेशा नल हाइपोथेसिस ही टेस्ट करता है। तो वो अगर नल हाइपोथेसिस सही था, रिसर्चर ने उसको गलत प्रूफ कर दिया, तो वो हो जाएगा टाइप 1 एरर। अगर नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट था लेकिन रिसर्चर ने फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो हो जाएगा हमारा टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं। टाइप 2 एरर को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं। तो कई बार ये चीजें पूछी जाती हैं, फॉल्स पॉजिटिव एरर वो होता है, फॉल्स नेगेटिव एरर वो होता है, या एक रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट होने के बाद भी उसको रिजेक्ट कर देता है, या सही होने के बाद भी उसको रिजेक्ट कर देता है, उसने कौन सा एरर वो करा। एक इसमें कहानी आई थी, मतलब एक इसमें ऐसे करके क्वेश्चन दिया था, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया था, एक कहानी दी थी। मतलब वो किसी राजा की कहानी थी कि राजा ने अपनी रानी को एक अंगूठी दी थी, और उस अंगूठी में मतलब ये कुछ दिन के बाद वो चला गया कहीं, और फिर उसके हाथ में, जिसके हाथ में वो अंगूठी होगी उसी का वो सिलेक्शन करेगा, क्योंकि अंगूठी के बेसिस पे ही वो क्या कर रहा था? सिलेक्शन कर रहा था। लेकिन उस दिन उसकी जो रानी थी उसने अंगूठी नहीं पहनी थी, तो उसने अंगूठी के बेसिस पे सिलेक्शन किया। ऐसे करके वो पूरी मतलब वो थी, दुष्यंत करके एक मतलब राजा थे, उस पे एक कहानी इन्होंने दे रखी थी। तो उसमें जो आंसर था वो टाइप 1 एरर था, कि वो सही होते हुए के बाद भी उन्होंने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। मतलब कोई चीज उसकी रानी ही थी, लेकिन वो पहचानने के बाद भी उन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया कि भाई मेरी रानी ने तो ये अंगूठी पहनी ही नहीं है, जबकि वो उसकी रानी ही थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने क्या कर दिया? उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसे करके मतलब ये कहानी इन्होंने बना के दे रखी थी। ठीक है, नहीं वैसे मतलब वो एरर था ना, कि मतलब जो है भाई यहां पर जो एरर था इसमें इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं है, यहां पर हमारा टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर की कनेक्टिविटी है, कि कोई चीज सही होने के बावजूद इन्होंने क्या कर दिया? उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसा हो सकता है कि कई बार कोई चीज सही होने के बावजूद भी क्या कर देते हैं? उसको रिजेक्ट हम कर देते हैं। तो रिसर्चर से कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है। कई बार ऐसा पूछ लेता है कि टाइप 1 एरर क्या होगा और टाइप 2 एरर कब होगा, फॉल्स पॉजिटिव कब होगा, फॉल्स नेगेटिव कब होगा। तो इस तरीके से मतलब, या फिर वो स्टेटमेंट में दे देगा कि टाइप 1 एरर तब होता है जब नल हाइपोथेसिस ट्रू और रिसर्चर एक्सेप्ट, नल हाइपोथेसिस फॉल्स, रिसर्चर रिजेक्ट, नल ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू, रिसर्चर एक्सेप्ट। तो ऐसे करके मतलब जो है, अगर कोई चीज सही थी और सही डिसीजन लिया तो करेक्ट डिसीजन है, कोई चीज सही थी गलत डिसीजन ले लिया, अगर इसके मान लो भाई इसको क्वालिफाई कर देता तो एरर था ही नहीं, लेकिन इसने उसको गलती से क्या कर दिया? नॉट क्वालिफाई कर दिया, तो ये हमारा एरर हो गया। अगर कोई पर्सन मतलब जो है नॉट क्वालिफाइड था, अगर वो रिजेक्ट कर देता तो उसको सही डिसीजन हो जाता, लेकिन अब उसने गलती से उसको क्या कर दिया? उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसे उसको हम क्या बोलेंगे? टाइप 2 एरर बोल देंगे, इसको फॉल्स नेगेटिव बोल देते हैं। ठीक है, चलिए नल ऑल्टरनेट मैंने आपको बता दिया। अब इसमें आपके पास एक चीज रह गई है इसमें, अच्छा टाइप 2 लिख लो। दिस एरर, टाइप 2 में लिख लो, दिस एरर अकर व्हेन अ रिसर्चर wrongly accept when the null hypothesis is false.
व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स। मतलब कोई नल हाइपोथेसिस था, वो गलत था और उसने क्या कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको बोल दिया कि भाई ये चीजें इस तरीके की चीजें नहीं है। तो ऐसे एरर को हम क्या बोलेंगे, ऐसे एरर को हम बोलेंगे टाइप 2 एरर। ठीक है, इट इज कैलकुलेटेड बाय बीटा एंड ऑल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब इसमें हमारे पास जो बचा है वो एक तो बचा है आपका रिसर्च एथिक्स बचे हैं। ठीक है, इसके बारे में